बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशालत खान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सब जानते हैं 2025 का आगाज हुआ है और जैसे ही जनवरी आया है तो सर्दी की शिद्दत भी बढ़ चुकी है। और फिर सर्दी की शिद्दत की बात कर, जुनेद बड़ा मिस कर रहे थे सर्दी को, तो अब तो इतनी शदीद सर्दी हो गई कि जुनेद के अपने दांत बज रहे अभी मिस कर रहे थे। और आज तो लाहौर में धुंध भी जोरों की पड़ रही है। नए साल के साथ ही वो जो फॉग रिवायती तौर पे जो एक मौसम होता है ठंड का, सर्दियों का, उसका आगाज़ भी हो चुका है और भरपूर तरीके से वेलकम किया जा रहा है सभी की तरफ से 2025 को। खासतौर पर अगर बात की जाए शोबी शख्सियात की, बिल्कुल उनके ऊपर सर्दी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने न्यू ईयर को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। सारी बात है, वो न्यू ईयर आता है 1 साल के बाद, तो उसको मनाने भी चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए, अपनी खुशियाँ शेयर करनी चाहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो किस अंदाज में क्या क्या विशेस की जा रही है। आपने शोबी शख्सियात के इंस्टाग्राम पेजेस देखे कि किस तरह से वो वायरल हो रही हैं उनकी, जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन ड्रेसेस जिस तरह के उनके थे। तो आयजा खान से आगाज कर लेते हैं, शेयर करेंगे। आयजा खान से आगाज कर लेते हैं। आयजा खान ने भी बेस्ट विशेस दी हैं, अपने देखने वालों के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है और उनके हस्बैंड भी उनके साथ मौजूद हैं, दानिश, जी हाँ, दानिश और आयजा, जो कि देखने वाले और फेवरेट कपल भी है जुनेद। ऐसे ही है, दोनों सूट भी करते हैं ना एक दूसरे के साथ, बहुत सूट करते हैं। कपल है। पीछे फायरवर्क्स देखे जा सकते हैं। ग़ालिबन दुबई में मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स उन्होंने शेयर की हैं। इसी तरह से सबा कमर की बात की जाए, सबा कमर भी ज़बरदस्त अदाकारा हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, या फिर इंडिया के अंदर जिन्होंने काम किया है, ये उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने हमारी लाज रखी है, कहा जाए। ज़बरदस्त एक्टिंग किया है, जहाँ के बॉलीवुड में जानदार है। उसके बाद मावरा हुसैन है। दोनों बहनें ये इंडस्ट्री में हैं, इनको भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये न्यू ईयर पे इन्होंने अपनी पिक्चर शेयर किया है साथ। देख रहे हैं हम, ये कुछ वो वाला कलर है ना जो 2025 का कलर बिल्कुल। मुझे लगता है इनको पहले पता चल गया मौका कलर का कि ये इन है इस साल के लिए, तो ये इस साल हमें ज्यादा देखने में मिलेगा। पहना हुआ है। इसके बाद जी हदीका कियानी कौन नहीं जानता, और हदीका कियानी हर काम में पेश रहती हैं। और मुझे खास तौर पे ये इसलिए बहुत पसंद है कि जो ज़लज़ला मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन के लिए उन्होंने काम किया है, सोशल वेलफेयर के लिए काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। एक अच्छी अदाकारा, गुलकारा तो हैं ही, ज़बरदस्त इनके गाने जिससे सुनने वाले महसूस होते हैं, लेकिन ये इंसानियत रखती हैं, दर्द दिल, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसके बाद जी सहर खान है, वो भी अदाकारा, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने भी 2025 को उन्होंने वेलकम किया। और ये डोनट रखा हुआ है उन्होंने, जीरो जो है उन्होंने डोनट बना के 2025 के अंदर जो जीरो है उसको उन्होंने डोनट के साथ फिल कर दिया है। मुझे लगता है उन्हें डोनट बहुत पसंद है, तो उन्होंने उसके साथ ही उसके बाद नूर जफर है हमारे साथ, और उनको भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। उनका जो ड्रेस है, इनका सारा खान की ये बहन भी है। अच्छा, सारा खान और इनकी रिजेम्बलेंस है, वैसे भी पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में बहनें हैं। और ड्रामों में इनको आप देखते रहते हैं। न्यू ईयर किस अंदाज में इन्होंने सेलिब्रेट किया है, अपनी पिक्चर्स शेयर की हैं, सेलिब्रेशन किस अंदाज में की है। फलक भी, जी हाँ, फलक भी एक नूर जफर के बहनोई भी हैं ये, और सारा के हस्बैंड भी हैं, तो वो भी ऑल टाइम फेवरेट रहता है कपल। और उन्होंने भी भरपूर अंदाज में वेलकम किया है 2025 को। अच्छा, 2025 को सभी वेलकम कर रहे हैं क्योंकि सभी पुर उम्मीद हैं। और अरीशा रजी खान ये भी भरपूर अंदाज में वेलकम कर रही हैं। अच्छा, सबने बड़े लाइट कलर के ड्रेस पहने हुए हैं। और अगर शोबे सितारों की बात हो रही है तो टिकटॉकर्स को कैसे आप भूल सकते हैं। टिकटॉकर्स तो बल्कि 4 कदम और आगे होते हैं, वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि उनको जाहिर बात है ये तो पिक्चर्स है ना सिर्फ आप अपने फैंस को खुश करने के लिए। टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को तो पैसे मिलते हैं ना उस चीज़ के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उस मौके को कैश कराना है। जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा, चाहे उनकी अपनी शादी ब्याह हो, कोई ईद शबरात हो, या फिर न्यू ईयर का मौका हो, तो वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, बाकायदा व्लॉग्स और उनकी जो हैपनिंग है उसको जरूर शेयर करते हैं। तो रुमैसा खान है टिकटॉकर, उनको आप देख सकते हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बड़ी डिसेंटली अपनी पिक्चर शेयर की है ब्लैक कलर में। और डकी भाई के साथ आप देखते हैं उन्हें वीडियोस बनाते हुए भी नजर आती हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं, आप भी वैसे देखती हैं, फॉलो करती हैं डकी भाई को? मैं नहीं देखती हूँ, फॉलो करती बिल्कुल भी नहीं। बड़ा हिम्मत का काम है बहुत हिम्मत का काम उनको देखना और उनको फॉलो करना। लेकिन बहरहाल उनके जो देखने वाले, उनके चाहने वाले हैं, वो शिद्दत से इंतजार करते हैं। हिरा फैसल हैं जी, वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से 2025 को वेलकम कर रही हैं। हिरा फैसल, ये सिस्ट्रोलॉजी सिस्टर्स जो हैं, ये उनमें पता नहीं किस नंबर पर आती हैं, ये भी होनहार बच्चियां हैं जी। जी जी, वालिदैन का
बोझ छोटी सी उम्र में बांट लिया है। रुमैसा खान भी हैं जी, वो भी रुबैका खान है ये, और रुबैका खान है, वो रुमैसा गुजर गए हैं। रिजेम्बलेंस इतनी ज्यादा है कि वो जुनैद देखने में अक्सर असल में confuse हो जाता है। बुजुर्गी के साथ आई साइड भी थोड़ी सी वीक हो गई ना, दूर बिल्कुल से सब एक बुजुर्गी जैसे मान गए आज जुनैद बुजुर्ग हो गए हैं। 2025 का आगाज मुझे लगता है कि जुनैद अच्छा ने जी। ठान लिया है। नहीं हम आगे बढ़ते हैं। जुल्करनैन भी हैं जी, सिकंदर है जी, ये भी टिकटॉकर हैं भरपूर और तरीके से इन्होंने भी influencer सेलिब्रेट हैं। किया है अपनी बेगम के साथ, अपनी बेटी के साथ न्यू ईयर को, और एक डैश अच्छा, पिक्चर एक जो उन्होंने अच्छी शेयर चीज किया मुझे है। लगती है जुनैद, वो ये लगती है कि टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स, जो ये लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स, जी हाँ। ये अपने कपल के साथ सारी जो उनकी हैपनिंग है, happenings हैं, वो पिक्चर्स हैं, वो शेयर शेयर कर रहे करते होते हैं। अच्छा, तो इससे ये एक पहले अच्छी कि चीज़ हम है। वेदर की बात कर लें ज़रा डिटेल में, जो क्लाइमेट चेंज है, किन चैलेंजेस का हमें सामना हो सकता है, ज़रा टॉप 5 पे एक नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन। साल 9 के आगाज़ पर खुशखबरी ये है कि 6 जनवरी तक बारिशों का इम्कान है, और ये वो बारिशें हैं जिसका तमाम पाकिस्तानी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। और साल 2025 के आगाज़ पर महकमे मौसमियात ने यह खुशखबरी सुनाई है। इसके अलावा हम बताएंगे आपको कि PTI आज अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगा। क्या हुकूमत का भी अपना कोई चार्टर ऑफ डिमांड होगा, इस पर भी होगी तफसील से बात। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका कल आमने सामने होंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट है, केप टाउन में खेला जाएगा, तो इसके ऊपर भी भरपूर बात करेंगे। और गिफ्ट आ गया है जी, बड़ी शिद्दत से आपको इंतजार होगा कि 2025 में गवर्नमेंट आपको क्या गिफ्ट देती है। तो उन्होंने गिफ्ट दिया है महंगाई की सूरत में, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उन्होंने इजाफा कर दिया है। 2 रुपये तकरीबन 96 पैसे लगभग जो ओवरऑल इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल, और साथ में टोल टैक्स भी महंगा हुआ है। और हमने ये भी कल इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। चिड़ियाघर जो एक बड़ी आसान इंटरटेनमेंट है लाहौर के शहरियों के लिए, उसके अंदर कई 100 गुना उसके एंटरटेनमेंट के लिए वो एक कदगन आ चुकी है, उसमें इजाफा हो चुका है। और जो मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुंचे थे उसमें भी वो परेशान थे कि जी अब वो किस तरह से अपने बच्चों को एंजॉयमेंट का जरिया जो है उससे महसूस करवा। लेकिन क्योंकि उसको मजीद जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, इसलिए भी शायद उसको प्राइवेटाइज किया गया। तो इस पर हम कल बात करेंगे, लेकिन आज की जो एक आखिरी लास्ट हमारी कवर करने वाली स्टोरी होगी कि क्या माजी की गलतियां भुलाकर आप 2025 को कामयाबी का साल बनाने के लिए तैयार हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे जो यूथ है वो हमारा सरमाया है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। लेकिन जुनैद, ये टफ टाइम तो मुश्किल काम तो है, क्योंकि आप पुरानी यादों को भुला नहीं पाते हैं। वो आपकी जोड़ों में बल्कि बैठ चुकी होती हैं, कुछ लोग, कुछ यादें। तो लेकिन आप अगर अहद करें कि आपको ये सब यादें, पुरानी जो बुरी यादें, उनको भुलाना है, तो यकीनी तौर पर आप कामयाब होंगे। 2025 का साल आपके लिए खुशियों का साल होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेदर की नाज़रीन। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि साल 9 के आगाज़ पर खुशखबरी ये भी है कि 6 जनवरी तक बारिशों का इम्कान है। साल 2025 के आगाज़ पर ही महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई और ये पेशगोई की है कि 6 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिशें होंगी। कराची में वेदर कैसा रहेगा, ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल क्या रहेगी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल मकबूल, माहिर में मौसमियाती तब्दीली। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। क्या कहेंगे, कैसा वेदर होने जा रहा है आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया जुनैद, और आपके और आप दोनों पोस्ट की तरफ से मैं भी जो है न्यू ईयर्स ग्रीटिंग्स देना चाहूँगा। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी नए साल की बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक, आपके लिए मुबारक साल हो ये। आमीन। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह करे कि मौसमी तब्दीली में भी हमें कोई मतलब बेहतर तरीके से इससे निपटने की जो है सलाहियत। जो नज़र आ रहा है कि बारिशें भी हैं, स्मॉग भी है कराची में, दोनों चीज़ें जो हैं। अब कराची जिस तरह पिछले दिनों हाईएस्ट था स्मॉग के AQI इंडिकेटर्स में, और इस दोनों इश्यूज जो हैं कराची के लिए जो है एक चैलेंज क्रिएट करते हैं, कराची स्पेसिफिकली में। अच्छा, वैसे भी हम अगर देखें जुनैद, तो कराची का मौसम जो है वो गर्म ही रहता है हमेशा, लेकिन इस बार जो है वो बारिशें भी वहाँ पर बताई जा रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड बारिशें भी हो। डॉक्टर साहब, ये हम न्यू ईयर पे भी देखा कि सरे फहरिस्त रहा आलूदगी के अंदर कराची, तो ये तसलसल के साथ ये आलूदगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाना, इसकी क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, आलूदगी जो है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी एक पूरी एक हिस्ट्री है। अगर मुझे आप 1 मिनट दें जरूर। तो मैं की जो है तवज्जो जो है वो ग्रेट स्मॉग की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जो कि लंदन में हुई थी 1952 में। और वो जो है स्मॉग, बेसिकली आपने देखना है कि रीजंस क्या हैं, मतलब ग्लोबली और नेशनली।
ग्लोबली जो है अगर आप लंदन को देखें तो उस वक्त जो है वो कोल बर्निंग की वजह से था और हजारों लोगों की डेथ हुई थी वो ग्रेट स्मॉग की वजह से। उस वक्त जो है उन्होंने क्लीन एयर एक्ट उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया था और उस वक्त उन्होंने जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस में शिफ्ट हुए थे। दैट वाज एट दैट टाइम उस वक्त लगता था कि वो क्लीन एनर्जी है या बेहतर एनर्जी है, ना क्लीन, बेहतर एनर्जी है। तो बढ़ते बढ़ते जब हम लॉस एंजलिस और मैक्सिको सिटी में आते हैं उसमें भी आप स्मॉग का इशू रहा, लेकिन इश्यूज वही हैं, इश्यूज कॉमन है। गाड़ियों की जो है इमिशंस की वजह से है, इंडस्ट्री की इमिशंस की वजह से है और जो है सॉलिड वेस्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसाइल वही हैं। उनका इदराक जो है शायद हम थोड़ा लेट कर पाते हैं और फिर उसके लिए हमें सदेबाब करने में भी काफ़ी ताखीर का शिकार हो जाते हैं, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां देनी पड़ती हैं। अच्छा, कुछ बारिशों की अगर हम बात करें जो सिस्टम दाखिल हो रहा है, लानीना सिस्टम का कहा जा रहा है कि असरात जो है वो भी देखे जाएंगे पाकिस्तान के अंदर भी, भारत, बांग्लादेश, ये जो दीगर हमारे साथ कंट्रीज मौजूद हैं ये भी उसकी जद में आते हैं। तो क्या ये वही सिस्टम है लानीना सिस्टम जिसके बायस ये बारिशें होने जा रही हैं, जो कि जिनकी प्रेडिक्शन कर दी गई है कि आने वाले कुछ हफ्ता डेढ़ जो बारिशें रहेंगी और कितनी शदीद हो सकती हैं ये बारिशें, और मौसमियाती तब्दीली कहेंगे इसको भी, सडन जनवरी के अंदर बारिशें? यकीनन जी, ये यकीनन उसी का ही इफेक्ट है और ये यकीनन मौसमी तब्दीली। अब मेरा ख्याल है कि हमें और मजीद प्रूफ नहीं चाहिए। हमें पिछला साल भी हाईएस्ट जो है गर्म रहा है, हमारी बारिशें बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए हमें इस चीज का नहीं तदारक करना चाहिए कि भाई ये होगा या नहीं होगा, ये होगा। अब हमें ये देखना है कि आया हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं कराची की तरह के, आया इनमें जो है तैयारी है, इनमें जो ड्रेनेज का इशू है, इसमें जो इंक्रोचमेंट्स का इशू है, इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू है, ये सारे इश्यूज हम एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये एड्रेस नहीं करेंगे तो ये तो आप समझ लें कि बारिश जो पड़ेगी वो सीधा रन ऑफ पे जाएगी और फ्लड करेगी और इकोनॉमिक लॉसेस करेगी। और जब तक का सबसे बड़ा जो है जो पॉजिटिव फैक्टर है वो ये है कि कराची बिजनेस कम्युनिटी है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना जरूरी है। और लकीली सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत काम किया है, तो इस चीज को एड्रेस करना कि हम इकोनॉमिक लॉसेस को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसके लिए हमें इकदामात यकीनी तौर पे करने होंगे, लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं बारिश के उसमें एक ये भी है कि वेदर क्लियर भी हो जाएगा, आलूदगी में किसी हद तक कमी होगी, लेकिन ये मुस्तकिल हल तो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप जिन ममालिक की मिसाल दे रहे थे उनको भी इन चैलेंजेस का सामना रहा, तो उन्होंने किस तरह से ओवरकम किया और वो क्या इकदाम थे जो हमें भी अभी से करने चाहिए इससे पहले कि सूरत हाल मजीद मखदूश हो जाए? देखिए, अगर हम दो डिफरेंट इश्यूज हैं, एक तो है स्मॉग और एक है बारिशें। अब बारिशों का है कि आप सिंपल ये चीज देखें, एक आम फहम ये चीज है कि आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती जा रही है शहरों की। हम जितना हम कर रहे हैं, जितना ये कंक्रीट बिल्डिंग्स, जितना हम इसको अनप्लान्ड इसको हम जो है इसको फैला रहे हैं, तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जब नहीं होगी तो जो बारिश भी आएगी वो फ्लडिंग क्रिएट करेगी और वो नुकसान करेगी। तो इसलिए जो हमें जो करने वाले ये भी कहते हैं डॉक्टर साहब कि आने वाले दिनों में लाहौर भी डूब सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कंक्रीट की बिल्डिंग्स इतनी खड़ी हो गई हैं कि अब यहाँ पर जो पहले सब्ज हमें इलाके नजर आते थे या जमीनें थी काश्तकारी के लिए, उनको भी सोसाइटियों में तब्दील कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं, इलाके हैं जिनके डूब जाने के खदशात हैं बारिशों के बायस, पानी ज्यादा आ जाने के बायस। बिल्कुल जी, और जब तक हम इसको प्रोएक्टिवली और इमरजेंसी बेसिस पे एड्रेस नहीं करेंगे, ये हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। देखें, चाइना में जब ये बारिशें बहुत होती हैं, उधर भी बहुत होती है, उन्होंने स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिकली ये कॉमन सेंस की बात है कि जब तक आप फॉर एग्जांपल आप छतों पे ग्रीन करते हैं, आप पेवमेंट्स को ग्रीन करते हैं, स्पॉन्ज का मकसद ये है कि पानी अंदर जाए, रुके और वो अच्छी काम के लिए इस्तेमाल हो, ना कि नुकसान करे। तो आपको जो है फंक्शनल ग्रीन स्पेसेस को क्रिएट करना पड़ता है। पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, जो इसका खदशा ये भी जाहिर हो रहा है कि पानी ज़ेरे ज़मीन जो है वो कम होता जा रहा है, जो हमारे इस्तेमाल का है। उसकी भी वजह यही है क्योंकि कंक्रीट इतना बिछा दिया हमने कि पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही ज़मीन, इस वजह से ज़ेरे ज़मीन जो पानी की मिकदार है वो कम होती जा रही है। इसी से रिलेट करेंगे इसको भी?
बिल्कुल जी, हमारा जो है ना कंस्ट्रक्शन का जो जो स्टाइल रहा है पिछले 77 सालों से, वो है नॉन परमिएबल स्ट्रक्चर्स रहे हैं। मतलब मैं आपको ग्राउंड स्ट्रक्चर्स की, आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, उनमें अब्जॉर्प्शन है ही नहीं। आपके पेवमेंट्स में अब्जॉर्प्शन नहीं है। आपने जो चीज बनाई है उससे, वो आप समझ लें कि शीशे बनाए हैं जिसमें से वो चीज स्किड ऑफ करती है। डॉक्टर साहब, रिचार्ज और वो करने के लिए जमीन को, ये जो वसाइल है कुदरती तौर पे हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिले हैं, हमें क्या कुछ करना होगा अभी? जी, रिचार्ज के लिए देखें, अर्बन का अलग स्ट्रेटेजी है, रूरल की अलग स्ट्रेटेजी है। अर्बन में आपको मैं कहता हूं कि आपको जो है मल्टी फंक्शनल ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिस तरह के नेदरलैंड्स में। हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, ये ना कहें कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो है पॉलिसी लेवल पे भी हमें इसको प्रोएक्टिवली लेना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन पे भी। जब तक आप स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस नहीं बनाएंगे जो कि आपको पानी को रिटेन करें उस वक्त के लिए जब आपको पानी की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, इस वक्त गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो गवर्नमेंट इस वक्त पूरे मुल्क को डिजिटलाइज करने में लगी हुई है। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त सारे मुल्क को डिजिटलाइज करना है, प्रायोरिटी में कहीं भी गवर्नमेंट की है ही नहीं है। तो किस तरीके से हम आने वाले सालों में इस मुश्किल से बच सकते हैं? क्या इकदामात होने चाहिए? गवर्नमेंट किस तरीके से, गवर्नमेंट को सीरियस होने की जरूरत है, और किस तरह से सीरियस किया जाए, गवर्नमेंट को इस तरफ लाया जाए? जी, सीरियसनेस की मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल मिसाल देता हूं, चिली की। चिली और हमारा जो है एक ही जैसा मौसम है, एक ही जैसे जो है टोपोग्राफी है। उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपना सारा बजट जो है वो हॉट स्पॉट्स पे अकाउंटेबल किया है। मैं पिछले बजट में भी मैं शोर मचाता रहा हूं, मैंने लिखा भी है। मैंने कहा जी, जब तक आपका बजट आपका क्लाइमेट प्रूफ नहीं होगा, आप नहीं निकल। आप देखें ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो कॉप अभी हुई है बाकू में, उसमें मर मर के 300 बिलियन जो है इन्होंने नेगोशिएट किया है दुनिया के उस लेवल पे, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान की 348 बिलियन। तो आप बताएं कि ये तो इक्वेशन ही कहीं नहीं बनती। इसका मतलब है जो हमने करना है वो हमने खुद करना है, हमने दुनिया की तरफ नहीं देखना। सॉल्यूशंस हमने खुद करनी है। हमने अपने बजट्स को क्लाइमेट बजट कहना है और इमरजेंसी देनी है, क्योंकि देखिए ये हमारा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है। मैं आपको कह सकता हूँ, आपके जब ये आपका साल है ग्लेशियर्स का, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो गए तो आप तो है, आपके पास तो जो एक बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला ने आपको दी है 7000 ग्लेशियर्स, वो अगर आपके मेल्ट हो गए तो आप तो पानी रहेगा ही नहीं आपके। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या वजह क्या है? क्योंकि क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि मसला कहाँ पर है? क्योंकि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी खड़ा हो जाता है, शहरों में डूबने लगते हैं इलाके, तो वो शिकवा यही होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई, इतना सोच नहीं रखा था, इतने इकदामात नहीं थे जितनी बारिशें हो गई, और फिर भारत ने पानी छोड़ दिया। तो कब तक हम इन्हीं तमाम इशूज़ के ऊपर खेलते रहेंगे और आवाम को हम बताते रहेंगे कि ये मसाइल हैं? मसाइल की जो असल वजह है इनकी, वहां तक तो गवर्नमेंट पहुंच ही नहीं पा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक हम अपनी जो है प्लानिंग की, अपनी बजटिंग की, अपनी उन बजट की अकाउंटेबिलिटी की प्रायोरिटीज नहीं सेट करेंगे कि हमारे मुल्क को जो है इस वक्त क्लाइमेट की इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, और ये बिल्कुल हम अपने पैसे उधर लगाएं, एड्रेस करें जिधर हमारा सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये तो बेसिक चीज है। अगर आपके घर की जो है छत क्रैक हो गई है, आप ये तो नहीं करेंगे कि आप जो है याशी की चीजें करेंगे, आप गाड़ी जाकर खरीद लेंगे। आप पहले अपनी छत जो गिर सकता है, जो टपक रहा है, जिसमें से पानी अंदर आ रहा है, उसको ठीक करेंगे कि आप जाके अपनी लग्जरी गाड़ियां। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सुहेल मकबूल साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के असरात पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा शिकार ममालिक में शामिल है, और अगर ये कुदरती वसाइल इनकी अहमियत को ना समझा गया, इन्हें महफूज ना बनाया गया, तो फिर आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है। बिल्कुल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 2025, क्योंकि आगाज है। तो 2025 में कुछ शोबिज़ इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। कौन से ड्रामाज जो हैं वो पाकिस्तानी जबरदस्त ड्रामे हैं, और पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सरहद पार भी बहुत मकबूल हैं, देखे जाते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है। तो नए साल के आगाज के साथ नए ड्रामों के सिलसिले का भी आगाज होने जा रहा है। 2024 पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए शानदार रहा है, आप सब जानते हैं। बिल्कुल जी। कभी मैं कभी तुम जैसे ड्रामों ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ड्रामा नाजरीन के दिल जीत लिए थे। तो आइए इस साल, नए साल में टेलीविजन पर नशर होने वाले जो ड्रामे हैं उनकी कास्ट और कहानियों पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि कौन सा ड्रामा सबसे पहले आने जा रहा है। तो हमराज
ये ड्रामा जो है उसकी आने वाले साल के मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी ड्रामों में से एक माना जा रहा है। अच्छा, जो पहले उसकी पब्लिसिटी कर दी जाती है ना, तो पता चल जाता है कौन सा अदाकार है, स्टोरी क्या होने जा रही है और ये कितना हिट होगा। तो इस ड्रामे में जी अदाकारा हैं आयजा खान, फिरोज खान हैं, जो पहली बार एक साथ मरकजी किरदार आपको निभाते हुए नजर आएंगे। और ड्रामा की कास्ट में शामिल हैं दीगर अहम अदाकार भी, जिनमें आमना इलियास हैं, जाहिद अहमद हैं और हमराज एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा होगा जो जल्द ही नशर होगा, जिसका यकीनी तौर पे टीजर जारी होगा तो लोग शिद्दत से इसका अच्छा, मुझे लग रहा है जुनैद इसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि क्राइम थ्रिलर मतलब इससे पहले ड्रामास जो है हमारे रिवायती ड्रामे हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ होगा। साल 2025 में नशर होने वाला एक और जो ड्रामा है वो है शेर, जिसमें सारा खान एक अरसा वक्फे के बाद ड्रामा इंडस्ट्री में वापस नजर आएंगी और दानिश तैमूर भी हैं और वो पहली बार दानिश तैमूर के साथ मरकजी किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल जी, और ड्रामे के नशर किए जाने से कबल ही इस जोड़े की मद्दाहों की जानिब से खूब इन्हें प्यार मिल रहा है, पजीराई मिल रही है, जिससे जोड़ी को देखने के लिए बेसब्री से मुंतजिर हैं आवाम। और उसके बाद आपका फेवरेट ड्रामा भी है इसके बाद? मेरा फेवरेट ड्रामा डाइन मुझे बिल्कुल डाइनों से कोई शगफ नहीं है। और मुझे लगा कि आपके वो उनसे दोस्ती वाला रिलेशन भी रहा है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जुनैद बहुत हालांकि रखते हैं उनके साथ मोहब्बत अकीदत, लेकिन मैं तो मेरा सबसे ऐसा मोहब्बत कोई करता हूँ, नहीं मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, डाइन हो, जिन हो, जी, चुड़ैल हो, जी, बिल्कुल, तो सही कह रहे हैं। सबके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। आज 2025 में नशर होने वाले बात करेंगे, लेकिन इस डाइन में जी अदाकारा महविश हयात ने 6 साल बाद पाकिस्तानी ड्रामों में वापसी किया और उन्होंने इसी जुनैद, आपको क्या लगता है वैसे, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है? दोनों लग रही हैं वैसे, जिस तरह का उन्होंने टीजर बनाया है, गेटअप जिस तरह का किया है, दाएं वाला, लेकिन अब वो पता लगेगा ना कि एक्चुअल में कौन है। मुझे महविश लग रहा है, ये लग रहा है कि एक कपल होगा शादीशुदा और एक की एंट्री होगी बाद में, तो जाहिर बात है जिसकी एंट्री बाद में होगी वो डाइन होगी। इतना तो हमें भी तजुर्बा हो गया ना, हम टीजर देख के अंदाजा लगा लेते हैं। एहसन खान हेरा मानी है और इसके साथ साथ महविश हयात हैं, तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त ड्रामा होगा, देखने वाले इसे पसंद करेंगे। बिल्कुल जी। और इसके बाद जो अगला ड्रामा है केस नंबर 9। अच्छा, केस नंबर 9 ड्रामा जो है ये भी 2025 में नशर होने जा रहा है और पाकिस्तानी ड्रामा केस नंबर 9 की जो खास बात यह है कि मारूफ एंकर अच्छा जी, शाहजेब खानज़ादा एंट्रियां हो रही हैं जी, और मुझे लगता है कि अदाकारी भी उन्होंने की है, अदाकारी किया, मतलब ड्रामे के अंदर आए हैं तो अदाकारी करनी होगी। लिखा उन्होंने है ना ड्रामा, ये स्टोरी जो है ये स्टोरी जो है उनकी है शाहजेब खानज़ादा। मेरे ख्याल में उनकी एंट्री भी है इसमें। अच्छा, इसमें सबा कमर, जुनैद खान, फैसल कुरैशी, आमना शेख और गोहर रशीद पूरी करेंगे, वो बड़ी कास्ट शामिल है और देखते हैं कि जी कैसा ड्रामा होता है। और मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री तो हो गई है, चाहे एज ए राइटर ही हो, तो उसके बाद मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा उनको और पुश किया जाए तो एज ए अदाकार तो वो पहले भी हैं, आपने उनकी अक्सर पिक्चर्स सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जिस तरह से वो अरे वो एक्सरसाइज अंदर है और उनको शौक है बॉडी बिल्डिंग का, तो एथलीट तो वो दिखाई देते हैं। दिल वाली गली है जी अगला ड्रामा और ये भी 2025 में रमज़ान स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पे सामने आएगा, जिसमें पत्तों का बन के मरकजी अदाकार हैं हमजा सुहेल और सजल अली एक बार फिर से मरकजी किरदार में नजर आएंगे। और इस शो की एक और बात जो है वो ख़ास है, वो ये है कि कौबली पुलाव जो था वो भी उसके मरकजी किरदार को भी इसके साथ जोड़ा गया है। अच्छा जी, इसका शायकीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। सावल यार पिया, जी हाँ, ये मेगा प्रोजेक्ट भी है जिसमें फिरोज खान है, अहमद अली अकबर हैं और दुरफ़शाह सलीम वैसे भी बड़ी इस वक्त मशहूर हो गई हैं, उन्हें बहुत पजीराई मिल रही है, चंद ही ड्रामों में वो इतनी हिट हो गई हैं। देखिए, दो ही चीज़ें होती हैं ना, एक आपकी पर्सनैलिटी होती है, अपीयरेंस होती है और दूसरी आपकी अदाकारी होती है। तो अगर दोनों चीज़ें एक साथ किसी में हो जाएंगी, आपको क्या लगता है कि दुरफ़शाह में दोनों चीज़ें हैं या कोई एक चीज़ खूबसूरती है? मैंने अभी तक उनकी अदाकारी तो नहीं देखी, लेकिन देखने में तो जाहिर बात है खूबसूरत है। आप क्योंकि जहाँ दीदा इंसान है, आप बहुत ज़्यादा इस पे ग्रिप रखते हैं। हाँ, लेकिन ड्रामों से मेरा जो है ना कभी बन नहीं पाई। चलो जी, ड्रामा मंटो नहीं हूँ एक और प्रोजेक्ट, ये अच्छा ड्रामा होगा जी, इसका इंतजार होगा और मैं कोशिश करूंगा कि देखूं भी सही, क्योंकि ये दिलचस्प होगा। हमायूं सईद, सजल अली, साइमा नूर, सनम सईद और आज़ान समीम, ये आपको पता है कि जो हमारे गुलकार थे, अच्छा, समी खान के, अदनान समी के ये बेटे हैं, साहबजादे हैं, अदनान समी के बेटे हैं और साहबजादे हैं, कभी कभार ये एंट्री देते हैं और अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। अभी इनका आगाज है, चलें जी, इसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद दस्तक ड्रामा है, नेक्स्ट ड्रामा। अच्छा, ड्रामों के नाम जो हैं कभी कभी उनसे भी पता चल जाता है कि कहानी की, जैसे डाइन का आपने बता दिया था, कुछ ड्रामों का पता ही नहीं चलता। दस्तक अब जाहिर है वैसे अच्छी बात है, आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि इस ड्रामे में क्या होने जा रहा है। तो 2025 में ये ड्रामा भी नशर होगा, दस्तक। और पाकिस्तानी ड्रामा
ये है इस वक्त शूटिंग उसकी चल रही है जी फिलहाल, हाँ दस्तक जी, की, जारी और है। भरपूर तरीके से जैसे कंप्लीशन होगी तो आपको देखने को मिलेगा। इक़्तिदार के अली रज़ा के साथ अदाकारा सोहा अली अबड़ू और मरकजी किरदार में ना दोनों नजर छुड़ा सकोगे दामन। जी, वाह, इसमें लग रहा है कि कोई जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और कोई उसकी जान फरहान पकड़ने सईद में हैं, इंजा हाशमी हैं, नई जोड़ी है और देखते हैं कैसी एक्टिंग है। फैंस रोमानवी कहानी है तो जाहिर है जो देखने वाले हैं उनको इस तरह की कहानियां पसंद आती हैं तो जरूर। अच्छा जी, ये कुछ डिफरेंट सा नाम है। रिक्शी स्वीट्स। हाँ, रिक्शी स्वीट्स मतलब मुझे लगता है किसी ने अपनी दुकान खोली है। तो ये किस तरह का ड्रामा होगा ये आपको देख के ही सहर पता खान है, चलेगा। खुशहाल खान है, जिनकी दोनों नई जोड़ी है। लीडिंग रोल में दिखाई देंगे आपको, और अगर आप इनको पसंद करते हैं तो फिर यकीनी तौर पे आपको ये आप ड्रामे का भी पसंद इंतजार कर रहे होंगे और जल्द ही ड्रामा जो है वो आप। तो ये सारे वो बहुत से ड्रामे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस भी भरपूर अच्छा, ये जोड़ी ड्रामा जो वैसे इंडस्ट्री के बड़ी पसंद की लिए, जाती है जुनैद, मैंने एक दो ड्रामा इनका हाँ। देखा, ये बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये नए बच्चे बच्चियां हैं, ये अच्छी अदाकारी कर रहे हैं और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, तो 2025 मैं में जुनैद बहुत ये खुश है कहूंगी देखने वालों के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तो वो ड्रामे थे जो आपने टीवी स्क्रीन पर अच्छा, आपका भी कोई प्लान है, कोई ड्रामा आपका आ रहा हो? नहीं, मेरा ड्रामा नहीं, लेकिन हुकूमत के ड्रामे चलते रहते हैं तो उनके ऊपर वो तो बात खत्म ही नहीं कर होंगे, लेते हैं। वो कभी खत्म नहीं हो सकते। हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, उनके ड्रामे खत्म। ड्रामे खत्म नहीं तो होते। जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला या कह लें कि मुज़ाकरात का आगाज़, नए दौर का आगाज़ हो एक चुका नया है। ड्रामा उम्मीद करते हैं चल रहा है। नहीं ड्रामा हम इसको नहीं कहते, कि हम पुरुम्मीद हैं कि कोई हल निकलेगा, किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे। मुज़ाकरात, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए PTI के जो मुतालबात हैं वो सामने आ गए हैं, और अब देखते हैं कि इन मुतालबात के बाद हुकूमत उन पे एग्री करती है नहीं। इस पर हम डिटेल में बात मुतालिबात करते भी हैं। बताएंगे आपको कि क्या है ब्रेक ले लेते हैं। PTI के। ब्रेक लेकिन के एक बाद ब्रेक आ के जाते बाद stay with us। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ मुज़ाकराती अमल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली अपनी कमेटी के लिए चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया है, जो कि हुकूमती टीम के सामने रखे जाएंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। शौकत प्राचा साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। प्राचा साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। कितने पुरुमीद हैं कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इस पर अमल दरामद हो सकेगा? थैंक यू वेरी मच जी। पहली बात तो ये है कि अमल दरामद तो तब होगा ना जब कोई चीजें एग्रीड होंगी। अभी तो आज PTI ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है, और वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। दो बुनियादी तौर पर उनके पॉइंट्स हैं कि जो उनके लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। अब पहला जो मुतालबा है, अगेन अदालतों ने रिहा करना है। वो कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जिनको ये सजा हुई 20-25 पहले और 60 बाद में आए, ये इसका प्रोसेस है। यानी इनकी अपील जाएगी सजा के खिलाफ, वो आर्मी चीफ के पास होगी, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और फिर जाके सदर ममलिकत भी आइन के आर्टिकल 45 के तहत सजाएं माफ करने का अख्तियार रखते हैं। ठीक है। दूसरा जो मामला है 9 मई वाला, 9 मई देखें, बात यह है कि ये PTI और नून लीग, जहां ये स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पर वो भी हैं जिन पर हमले किए गए 9 मई को, जिनकी तनसीबात को आग लगाई गई, जिनके घरों को आग लगाई गई। कोर कमांडर हाउस लाहौर की बात कर रहा हूं। और उन्होंने तो बिल्कुल ही, ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी हुई, उन्होंने वादे तौर पर कह दिया था कि जी 9 मई के मास्टरमाइंड्स और प्लानर्स को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा और कैफरे किरदार तक तो इस सूरत में प्राचा साहब क्या है हुकूमत के पास देने के लिए PTI को? नहीं, हुकूमत के पास देने के लिए जब ये चार्टर ऑफ डिमांड फॉर्मली रखी जाएंगी, क्या इन चीजों का पहले PTI को इल्म नहीं था जब वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए? तो जब मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो देन आपके इनबिल्ट में होता है हमेशा कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर रही है। जब पहली बार मुज़ाकरात होते हैं तो इश्यूज या चीजें या सोच एक्सट्रीम पे होती है, क्योंकि आप मैक्सिमम डिमांड्स के साथ बैठते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कहीं ना कहीं रूम पैदा करते हैं। अगर तो स्टिफ रहना है, अगर तो मुज़ाकरात में कोई आपने ढील या लचक नहीं दिखानी, तो फिर मुज़ाकरात तो नहीं होते ना, वो तो फिर डिक्टेशन हो जाती है कि हमने ये कह दिया, आप हमारी बात माने, वरना हम खुदा अच्छा प्राचा साहब, अगर हम देखें जो उनका पहला मुतालबा है कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, उसमें क्या बानी PTI की बात भी की जा रही है
या फिर दीगर जो कैदी हैं उनकी बात सिर्फ की जा रही है? 85 को और तो फिर- सजा भी हो चुकी है। बिल्कुल, और 85 को जिनको सजा हो चुकी है उनकी रिहाई की डिमांड किस तरह से की जा रही है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि मशरूत जाहिर है इसमें फिर वो बनता है कि अगर वो शर्त मनवाना भी चाहते हैं ये वाली तो मशरूत बनती है कि बानी पीटीआई को निकाल दिया जाए, बाकियों को जिनको सजा नहीं हुई है सिर्फ उनकी रिहाई की बात हो रही है। असद कैसर साहब ने अभी कल परसों ही बात की कि हम चाहते हैं तमाम कैदी रिहा हों बशमूल बानी पीटीआई। देखिए ना, अगर खान साहब अंदर ही रहते हैं और बाकी सारे जहान ही आजाद हो जाता है तो पीटीआई के लिए तो टारगेट वो नहीं है, या पीटीआई का आइडियल वो ये नहीं है। पीटीआई का रेड लाइन बाकी सियासी वर्कर्स नहीं है, पीटीआई की रेड लाइन बकौल उनके तो खान साहब। बिल्कुल, अगर खान साहब की रिहाई नहीं होती और फिर पीटीआई वाले खुद ही छोड़ते रहते हैं कि जी हमें ऑफर हुई है कि जी केपी में चले जाएं, हमें ऑफर हुई है कि जहां बनीगाला में घर में जाकर अच्छा, आपके नजरबंद हो पास जाएं। इससे मुताल्लिक कोई इतलात हैं पराचा साहब? ये जो ऑफर है कि अगर अच्छे बच्चे का किरदार अदा करें खान साहब, जरा लचक का मुजाहरा करें, कोई मुतनाज़ बात ना की जाए तो फिर बनीगाला में उनकी नजरबंदी हो सकती है, ऐसी कोई ऑफर करने जा रही है गवर्नमेंट? अब हम तीन बात कर रहे हैं ना, क्या हम तीनों सोच सकते हैं कि खान साहब कोई बात नहीं करेंगे? जो आपने अच्छे बच्चे का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं तो नहीं करना चाह रहा, वो खामोश होकर बैठ जाएंगे? आप सोच सकते हैं गुज़श्ता जो 20-25 साल की सियासत हमने खान साहब की देखी है कि आओ उठो पाकिस्तानियों, चढ़ दौड़ो, चलो धरना दे देते हैं, चलो एहतजाज करने के लिए चले जाते हैं। यानी 2014 का धरना हुआ, 126 दिन यहाँ इस्लामाबाद बंद रहा। अब आकर DGISPR ने 2014 के धरने को भी उसी तरह शरपसंदी इंतशार के साथ इक्वेट किया। क्योंकि अगर हम जैसे देखें 9 राजा मई साहब तो और जो 26 नवंबर। पीटीआई के तमाम कारकुनान हैं या तमाम जो नुमाइंदे हैं जो इस वक्त उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके जो दावे और जिस तरह की उनकी बढ़कें होती हैं, जिस तरह की उनकी गुफ्तगू होती है, उससे लगता यही है कि वो इंतशार के लिए ही जमा हो रहे हैं, ये दत्थे जमा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये मुतालिबात अगर हुकूमत मान लेती है तो फिर तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन हुकूमत इस मूड में है नहीं कि वो तमाम मुतालिबात माने, बानी पीटीआई को रिहाई। सबसे ज़्यादा इख्तियारात की भी बात है, उनकी कैपेसिटी की भी बात है कि क्या वो मानने की पोजीशन में है भी या फिर फैसला कहीं और से होना है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि किसी अच्छे नोट पर इख्तिताम हो इन मुज़ाकरात का, कि हल निकल सके, क्योंकि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे होना, या कम अज़ कम किसी तनाज़े के अंदर या किसी इंतशार की सूरत हाल में ना होना, यही फ़ायदामंद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल की बात हो जाए। बिल्कुल, भारतीय टीम जनाब क़यादत के ख्वाहिशमंद की लाइन वहाँ पर भी लग गई है। भारतीय टीम में भी ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के हाथों क्लीन स्वीप और ऑस्ट्रेलिया में पेदार पे शिकस्तों ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इंटरनेशनल करियर का उनका इख्तिताम कर दिया है, और वो सिडनी टेस्ट में रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे जल्द ही, कहा जा रहा है। और भागदौड़ शुरू हो गई है कि अब कौन कप्तानी और एक रेस लग चुकी है जी, वहाँ पे भी वही सूरत हाल जो कभी पाकिस्तान के अंदर रही है, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, खिलाड़ियों के मोराल को डिस्टर्ब करता है, आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करता है, और इसके अंदर एक धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी हो जाती है। जो किसी के हिमायत में होता है वो चाहता है कि वो उसी के साथ ही परफॉर्म करे। पाकिस्तानी टीम में कप्तानी को लेकर झगड़ों की खबरें बनाने वाले भारतीय मीडिया का बताना है कि अब रोहित शर्मा के जाने पर कई खिलाड़ी सीनियर्स की मौजूदगी के बावजूद कायदाना किरदार के ख्वाहिशमंद हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, कुछ चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करेंगे, और जो कल दूसरा टेस्ट होने जा रहा है। हमाद सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। सबसे पहले तो ज़रा तजिया कीजिएगा, ये जो भारत में हो रहा है, रोहित शर्मा रिटायर होने जा रहे हैं और एक दौड़ लग चुकी है, इसके असरात क्या होंगे? और क्या उनसे भी जबरी रिटायरमेंट ली जा रही है उनकी परफॉर्मेंस ना दे पाने के बाद, या फिर वैसे ही रिटायर होने की ख्वाहिश रखते हैं वो? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जबरी रिटायरमेंट नहीं है उनका। अगर रिकॉर्ड देखा जाए रिसेंटली, जैसा अभी आपने हवाले दिया कि न्यूजीलैंड जैसी टीम भारत जाके भारत को क्लीन स्वीप करे, ये कभी भी नहीं हमने सोचा था कि भारत कम से कम अपने होम ग्राउंड पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो वहां सेटबैक हुआ उनको बहुत बड़ा कि वो अपने मुल्क में और न्यूजीलैंड जैसी टीम से आ रहे हैं। और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये जो साइकिल है, उसमें वो इस होम सीरीज को जीत के क्वालिफाई करना चाह रहे थे फॉर द फाइनल, लेकिन वहां जो उनको डेंट लगा है। और फिर उसके बाद से आपने देखा कि पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा नहीं थे, जसप्रीत बुमराह ने कैप्टनसी की, और उनकी कैप्टनसी में पहला टेस्ट मैच पर्थ में, किसी और ग्राउंड में नहीं, पर्थ में, जो कि फास्टेस्ट पिच है, जहां सबसे ज्यादा बाउंस होती है सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर। अच्छा हमाद भाई, जसप्रीत बुमराह ही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं या फिर आपके ख्याल में कोई और होना चाहिए? या फिर केएल राहुल भी हो सकते हैं?
देखिए, अगर वाइस कैप्टन आपने जसप्रीत बुमराह है तो फिर तो वही होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैप्टेंसी भी की और मैच जीत के दिखाया। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ना, टीम जेन्युइन हुई है और उनके रिजल्ट आपके फेवर में आ गया। तो जसप्रीत बुमराह ने ओवरसीज टूर पे पहला टेस्ट मैच जीतकर टोन सेट की है, तो मेरे ख्याल से प्रेफरेबली वही होने चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया के थिंक टैंक क्या करता है, कोचेज और उनका बाकी डिपार्टमेंट जो है वो किस किस के भाई हवाले से। ऋषभ पंत भी हैं, केएल राहुल भी हैं, क्या वो इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते? उनकी हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छे कैप्टन हो सकते हैं अगर भारतीय टीम उन्हें चुनती है? देखिए, केएल राहुल का अगर वो एनालिसिस करेंगे डोमेस्टिक, उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें कैप्टनसी की, अगर वो होते तो उनको पहले टेस्ट मैच में उनको कैप्टनसी दी जाती। जसप्रीत बुमराह को ग्रूम किया जा रहा है, एज ए वाइस कैप्टन लेकर चल रहे हो, और वही फिर जब कैप्टन कोई रिटायर होता है या हटाया जाता है तो वाइस कैप्टन को वो जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह आइडियल होंगे, क्योंकि कैप्टन फास्ट बॉलर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कैप्टन, वो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और उनकी इस सीरीज में भी देख लें, 4 टेस्ट मैचेस में ही हैज कैप्चर्ड 30 विकेट्स, और एक रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक करके। बिल्कुल हमाद भाई, जरा दूसरे टेस्ट की तरफ अगर आ जाएं, स्क्वाड जोहानिसबर्ग से केप टाउन पहुंच गया है, पिच कैसी होगी आपके ख्याल में? कौन इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है? जो पिछली गलतियां हैं उन्हें नहीं दोहराना, उसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल, ये डिफरेंट पिच है जो हमने पिछला टेस्ट मैच खेला उसके हवाले से। यहाँ पे थोड़ा स्पिनर्स को असिस्टेंस ज्यादा है, तो हो सकता है टीम के कॉम्बिनेशन, हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए थे, एक फास्ट बॉलर को कम करके नुमान अली, और अगर नहीं पाकिस्तान ब्रेव डिसीजन लेता है, नहीं जी हमने नहीं खिलाना नुमान को, हम यूटिलिटी स्पिनर्स हमारे पास 3 मौजूद हैं, जिसमें सलमान अली आगा है, कामरान गुलाम है और साइम अयूब, ये तीनों बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये असेसमेंट है कि दोनों से पर्पस सर्व होता है, इन दोनों की अगर बॉलिंग की सलाहियत को देखा जाए या नहीं, हमें एक फुल फ्लेज स्पिनर चाहिए, तो फिर हमें एक बैट्समैन, एक बॉलर कम करना पड़ेगा, और वो बॉलर 4 में से कौन हो। पिछले टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से डिफेंसिव जो स्ट्रेटेजी थी ना, जब आप 8 आउट कर देते हैं 99 पे और अभी भी आपको 50, तो आपको वहां एग्रेसिव बॉलिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, और वो एग्रेसिव थी कि आप बॉडी लाइन बॉल करते, आप यॉर्कर्स करते, आप स्टंप्स पे बॉल ज्यादा तो करते। ये तो यूटिलाइज करना आप नहीं समझते किसी हद तक कप्तानी इसमें मैटर करती है? क्योंकि कप्तानी पे सवालात उठ रहे हैं शान मसूद की। बिल्कुल, डिफेंसिव अप्रोच। और देखिए, हम बाहर के ममालिक में जाते हैं तो वो ऑफ स्टंप, और ऑफ स्टंप के बाहर एक चैनल है, उस पर अगर बॉल करते रहे तो आप टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिनकी टेक्निक होती है, जो बाहर के बॉल को नहीं ज्यादा चेज करते, ये करते हैं तो वहां नुकसान उठाते हैं। टेल एंडर्स को आउट करने के लिए आपको में आना पड़ेगा, आपको उनकी बॉडी पे बॉल करना पड़ेगा, आपको उनको बाउंसर्स करने पड़ेंगे, थोड़ा डराना पड़ेगा, और फिर सरप्राइज यॉर्कर विद पेस करनी पड़ेगी, या अगर मिस करेगा तो बोल्ड होगा या लेग पे फोर होगा। लेकिन अगर आप उनको ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ बॉल करते रहेंगे तो उनकी तो टेक्निक नहीं है, वो छोड़ते ही रहेंगे, क्योंकि वो वैसे ही बॉल को टच करने जाते हैं तो बैट नहीं लगता बॉल। अपनी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होगी, और फिर देखना होगा टीम को सिचुएशन देखते हुए किस तरह से उन्हें खेलना है। बहुत शुक्रिया, हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आप हमेशा कप्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, बाकी खिलाड़ियों के ऊपर भी थोड़ी सी तनकीद किया करें कि वो परफॉर्म करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ जो इस वक्त डिबेट हो रही है, जो ओवरऑल एनालिसिस है परफॉर्मेंस के हवाले से, उसके ऊपर शान मसूद की कप्तानी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया अपना, जो आपका टीम के स्क्वाड के अंदर प्लेयर्स थे, जो बॉलर्स थे, उनको सही तरह से मौके नहीं किया गया। हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि गलतियों से सीखेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बर्फबारी का मौसम शुरू हो चुका है, जिस तरह का वेदर हम देख रहे हैं लाहौर गिरदुनवा में, तो वहाँ तो इस वक्त भरपूर स्नोफॉल है, और जो लोग देखना चाहते हैं, जो शौक रखते हैं स्नोफॉल देखने का, तो उनको बताएंगे कौन सा इलाके आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जहाँ पर इस वक्त स्नोफॉल हो रहा है। तो आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपको बताएंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको कहा था कि जो लोग ये शौक रखते हैं कि बर्फबारी देखनी है, तो उनको हम बताएंगे कि मुल्क के कौन से बलाई इलाके हैं जहां पर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। मौसम मजीद सर्द हो गया वहां पर, सयाहों की बड़ी, लेकिन अपनी गारंटी पे जाना है जी। हम आपको मशवरा नहीं दे रहे, क्योंकि जितनी ठंड यहाँ पर है वहाँ पे तो उससे कई गुना ज्यादा होगी, तो आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है। गर्म कपड़े, उसके लिए ग्लव्स भी होने चाहिए, उसके लिए आपकी टायर्स पे चढ़ाने वाली चेन भी होनी चाहिए। लेकिन अच्छी जगहें कौन सी हैं? ये जगह हम जान लेते हैं। हमारे साथ उमर नज़ीर साहब मौजूद हैं, टूर एक्सपर्ट्स हैं ये, और ये हमारे साथ जो है वो होंगे, इनसे हम जान लेते हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताएं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो शौक रखते हैं बर्फबारी देखने का, वो फिर थोड़े मायूस भी होते हैं, वो कहते हैं मरी गए थे लेकिन कोई बर्फबारी देखने को नहीं, और बहुत सी जगहों पर वो फंस भी जाते हैं।
जी ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी चूँकि बर्फ़बारी का सीज़न शुरू हो चुका है, पाकिस्तान के नार्दर्न एरियाज़ एक में फुल स्ट्रेंथ है कि वो टूरिस्ट को बड़ी तादाद में अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे जो करीब तर की बात करें, वैसे आपने शुरू में ही मरी की बात की, तो मरी में भी इस वक्त काफ़ी अल्टरनेट स्पॉट्स भी ओपन हो चुके हैं। हमारे यहाँ वो होता है कि बहुत सारे ज़्यादा लोग एकदम से निकलते हैं, माल रोड की तरफ आ जाते हैं, वहाँ रश लग जाता है। जबकि मरी में भी इस वक्त जो पत्रियाटा साइड है ना, तो पत्रियाटा की तरफ मैं चाहूँगा कि ज़्यादा फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स हर स्याह का, क्योंकि वहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दे दी हैं। अच्छा, वहाँ पार्किंग का अच्छा इंतजाम कर दिया हुआ है। वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान की वाहिद केबल कार वहाँ पे है। एक तो होती है चेयर लिफ्ट के बाद वहाँ पे केबल कार है, केबल जो कार पाकिस्तान में सिर्फ एक वहाँ पे जितनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और इस सख्त मौसम के अंदर तो हम देखते हैं कि कई फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं और वो मैनेज नहीं कर पा रही होती इंतजामिया। तो ये मसला भी तो दरपेश है। जी हाँ, इसके लिए जो मास टूरिज्म है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए तो बहरहाल इक़दामात की ज़रूरत है कि एक दिन में कितने टूरिस्ट वहाँ पे जाने चाहिए और एक दिन में उस रिजॉर्ट की क्या कैपेसिटी है कि वो कितने टूरिस्ट को बियर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो अल्टरनेट भी देखना चाहिए, जैसे नथिया गली है, और नथिया गली में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, माल रोड के अलावा पत्रियाटा भी, ये तो करीब का पॉइंट हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं मालम जबा। अब आपने देखा होगा कि यहाँ से इस्लामाबाद, उमर, अगर हम कुछ दीगर इलाकों की बात कर लें, जैसे सवात है, नारान है, कागान है, शोगरान है, परियाज में हम देखते हैं कि क्योंकि मरी में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हमने अपने नाजरीन को इनके ऑल्टरनेट देने हैं ताकि लोगों का रश थोड़ा उस तरफ को डाइवर्ट हो और जो सूरत हाल क्रिएट हो जाती है, ट्रैफिक में लोग फंस जाते हैं, उससे भी बच सकें। तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जी मैंने मालम जबा की अभी बात करने लगा था। मालम जबा को पता, सवात का बड़ा अहम सियाती मकाम है और वहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स भी मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, रोड भी अच्छा है। यानी अगर आप इस्लामाबाद से निकलें तो आप 4 से 5 घंटे में मालम जबा पहुँच जाते हैं। अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो लाहौर से आप 4 घंटे मजीद ऐड कर लें तो आप मालम जबा ईजी एक्सेस है, और वहाँ पे होटल्स का मसला नहीं है, फैसिलिटीज़ का मसला नहीं है, और वहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं। इस तरह अगर आप कालाम की बात करें तो कालाम में भी इस वक्त अगर आप स्नोफॉल के शौकीन हैं और स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो कालाम तक आप इजीली जा सकते हैं। वहाँ पे भी फैसिलिटीज़ का मसला नहीं है। अच्छा, अच्छे होटल। एक चीज़ ये भी बताइएगा उमर के ये जितने भी मकाम आप बता रहे हैं, थोड़ा सा आप एलेबोरेट कर दीजिए कि इस्लामाबाद से, ताकि समझने में आसानी हो, इस्लामाबाद से कितने किलोमीटर, कितने घंटों की मुसाफत पे तमाम स्पॉट्स हैं और क्या क्या उनको इंतजामात करने चाहिए जो लोग स्नो फॉलिंग देखने के लिए जाना चाहते हैं? एक तो जो लोग सर्दियों में आ रहे हैं ना, उनको सबसे पहली तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी ना कि वो इस बात का प्रॉपर इंतजाम करें कि वो वेदर फॉरकास्ट देख के आएँ। मतलब अगर आप लाइव स्नोफॉल के अंदर ट्रेवल कर लें तो ये आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि आप बर्फ़ गिर रही है और आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्लिपरी भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कहीं परेशानी में मुब्तला हो जाएं। उससे बेहतर यह है कि अगर स्नोफॉल हो जाए, लाइव स्नोफॉल के ख़त्म होने के बाद आप ट्रेवल करेंगे, उससे पहले ही आप वहाँ पर पहुँच गए हों। पहला तो आपने ये वेदर फॉरकास्ट देख के आपने ये डिसीजन करना है अपनी ट्रेवल डेट्स में। दूसरी चीज़ जो करने की हुई है कि गर्म कपड़े अपने साथ रखने, और अगर आप ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं जहाँ पे बर्फ़ मौजूद है तो कोशिश करें अपना स्नो चेन आप लेके आएं। एक तो ये होता है ना कि अगर आपके पास अपना स्नो चेन नहीं है, टायर के ऊपर नहीं है, तो अगर आप वहां से स्नो चेन लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं या आपको बहुत ज्यादा पैसे देकर यह काम करना पड़े। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो यह कि गाड़ी में गैर जरूरी हीटर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, खासकर जब आप पार्किंग में, अगर आप पार्किंग में खड़े हैं, किसी जगह बर्फ का एरिया है तो शीशे बंद करके कोई लोग हीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी कुछ साल पहले जो मरी में हादसा हुआ तो उसकी सबसे मेन रीजन यही थी कि गाड़ियों में लोगों ने हीटर लगा दिया और शीशे बंद थे। तो जी, अच्छा उमर, एक और चीज ये भी बताएगा, क्योंकि ये तो हम लोग जब इन इलाकों में जाते हैं तो वहाँ के जो रिहायशी हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका रवैया टूरिस्ट के साथ उस तरह का नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। उतने वार्म वेलकम टूरिस्ट के लिए नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट परेशानी में फंस गया है, जैसे आपने कहा कि गाड़ी के चेन जो है वो खुद लगवा के टायर्स के ऊपर आए, या फिर वहाँ पर उन्हें खाने पीने की अशिया मुयसर नहीं है, या फिर उनको रहने के लिए, रिहाइश के लिए कमरे चाहिए, तो ये मैकेनिज्म बनाना भी वहाँ पर कितना ज़रूरी है हमारे। तो वहाँ पर लोग जाके फंस जाते हैं, वहाँ के शहरियों को कौन एजुकेट करे कि जो आते हैं आपके पास वो मेहमान भी हैं और आपके लिए तो रिस्क भी लेकर आते हैं साथ।
जी, ये बात बिल्कुल आपने ठीक की। इसमें इंतज़ामिया का भी रोल बनता है और इसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल बनता है कि वो इस चीज़ को इंश्योर कराएं कि ऐसे जब हालात पैदा हो जाते हैं इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में टूरिस्ट को ज़्यादा सहूलत दी जाए, ना कि उसको परेशान किया जाए या उसको मज़ीद परेशानी में मुब्तला किया जाए। तो इसके लिए तो ऑलरेडी अदारे काम करना शुरू हो गए हैं, काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है इन चीज़ों में। जैसा कि आप स्वात की बात करें तो वहाँ पर लोग काफ़ी वेलकमिंग है। मरी में भी अब हालात काफ़ी हद तक चेंज होते जा रहे हैं। मैं इसके साथ आपको ना ये शुगरां की भी बात करूँगा। शुगरां काफ़ी करीबी स्पॉट्स है इस्लामाबाद और लाहौर दोनों बड़े शहरों के निस्बत, और लाहौर से 2 दिन का ट्रिप करते हैं मोस्टली लोग शुगरां का, इस्लामाबाद से 1 डे ट्रिप भी करते हैं, मतलब दिन को जाके बर्फ़ देख के एंजॉय करके भी लोग वापस आ जाते हैं। और वहाँ भी अच्छे होटल बने हुए हैं, इंतजाम मौजूद हैं, वहाँ पे एडवेंचर भी आप कर सकते हैं, जीप वगैरह का भी इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो शुगरां भी बड़ा करीब स्पॉट है। हाँ, अगर आप बयेर आप हुंजा या स्कर्दू जाना चाहें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि इस्लामाबाद से आप फ्लाइट ले लें स्कर्दू की या गिलगित की फ्लाइट ले लें, तो आप हुंजा के जो पहाड़ हैं बर्फपोश जो इलाके बताए हैं उमर नज़ीर साहब ने, यकीनी तौर पर वो सेफेस्ट प्लेसेस भी हैं। और अगर एहतियात के साथ आप जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाइए, देकर जाएंगे, फोरकास्ट देख के जाइए। और वहाँ पे अगर वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच चुके हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी मकाम का इंतखाब करें, किसी और जगह पे चले जाइए और कुछ नया एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में खूबसूरत मतलब ये है कि कमी नहीं फैली हुई है, हर जगह पर आपको मिल जाएगा ऐसा स्पॉट जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, तो आपको खूबसूरती की कमी नज़र नहीं आएगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए जो तोहफे दिए गए हैं 2025 के लिए, आगाज में जो तोहफा दिया गया उसके ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको कहेंगे सुबह बखैर। और जिस तरह से आप जानते हैं नए साल का आगाज़ हो चुका है और हम उम्मीद कर रहे थे कोई अच्छी खबर आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई तोहफा आएगा, तो तोहफा फाइनली आ चुका है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, तोहफे पे फिर तोहफा, टोल टैक्स में भी इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, फिर उसके बाद आपको टोल टैक्स में इजाफा किया गया है वो तोहफा, और फिर आपको तीसरा तोहफा दिया गया है पेंशन इस्लाहात की सूरत में, और वो भी आपके लिए एक तोहफा है। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही जनवरी का आगाज हुआ, 2025 का आगाज हुआ, तो ये तोहफों की भरमार भी गवर्नमेंट की जानिब से देखी जा रही है। 5 जनवरी से हाईवे और मोटरवे टोल टैक्सेस में इजाफा हो गया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, ठोकर नियाज बेग पे मुल्तान रोड और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर क्या सूरत हाल है, लोग कितने परेशान हैं, राना वहीद से जान लेते हैं। राना वहीद, कितना इजाफा हुआ नए साल के आगाज पे, क्या लोगों की राय आप तक पहुंची? मैं इस वक्त मौजूद हूँ, एक तरफ मेरे मोटरवे है और दूसरी तरफ जो है मुल्तान रोड हाईवे जो रोड है वो मौजूद है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये सार्फिन है, जो मुसाफिर हजरात हैं, जो गाड़ियाँ लेकर यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे, लाहौर से पेशावर जाएंगे, लाहौर से मुल्तान जाएंगे, लाहौर से फैसलाबाद जाएंगे, उनको अब टूल टैक्स जो है वो पहले से ज़्यादा देना पड़ेगा। जो NHA की जानिब से फैसला सामने आया है उसमें अगर देखा जाए तो अब हाईवेज़ की पहले बात करते हैं। हाईवेज़ के ऊपर जो है कार को अब हर टूल टैक्स के ऊपर जो है वो 60 रुपये अदा करना पड़ेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो वैगन है उसे 100 रुपये अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जो मज़दा है उसको 200 रुपये अदा करना पड़ेगा। इसी तरह जो बड़े ट्रक हैं, लोडर ट्रक हैं, उनको 500 रुपया जो है वो अदा करना पड़ेगा। ये सूरत हाल हाईवे की मैंने आपको बताई है। अगर इसी तरह बात की जाए मोटरवे की बात की जाए M1, M2, M3, M5 की, तो वहाँ पे भी जो है वो टूल टैक्स में इजाफा हो गया है। अब मोटरवे के ऊपर जो है पहले हम देखते थे कि जो आम आदमी है उसका कार है उसका टूल टैक्स कम था, अब उसमें भी जो है कार के टूल टैक्स में भी जो है तकरीबन 40 से 50 रुपये जो है वो इजाफा किया गया है। तो ये सूरत हाल जो है अब देखनी पड़ेगी, चूँकि मुसाफिर हैं उनसे मेरी बात भी हुई है शहरियों से, उनका ये कहना है कि हुकूमत जिस तरह के टैक्स आयद कर रही है, टूल टैक्स में इजाफा कर रही हैं, उस तरह की सहूलियात जो हैं नहीं दी जा रही। जबकि जो वहीद हमारे साथ मौजूद थे और बहरहाल कोई तोहफा दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि तोहफा जिस सूरत में दिया गया है अवाम उससे थोड़े नाला नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाकान हसन नजीब, साबिक मशीर वज़ारत ख़ज़ाना है। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, आप देख रहे हैं महंगाई ऑलरेडी ज़ोरों पर है और उसके ऊपर फिर जो 2025 का आगाज़ हुआ है, अवाम तो बड़े दावे जो हुकूमत की जानिब से किए जा रहे थे उनसे पूरी उम्मीद थी कि अब कुछ कमी वाक़ई होगी, कुछ रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ये अच्छा रिलीफ मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं पेट्रोल भी महंगा हो गया, पेट्रोल टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है, वो एक अलग है, और फिर उसके साथ जो पेंशन इस्लाहात हम देख रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, वो भी एक तोहफे की, यानी कि वो चाहते हैं कि कोई भी इस चुंगल से निकल ना पाए इस महंगाई के। और सिर्फ दावों की हद तक हम देख रहे हैं, क्योंकि जब बात होती है ग्राउंड रियलिटी की तो वहाँ पे अवाम परेशान है।
आवाम की मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं मईशत की बेहतरी के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए कौन सोचेगा? अगर एक आम यूज़र जिसने सफ़र करना है मोटरवे पे, जिसने तसलसल के साथ ट्रैवल करना है, जिसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, और इंटरनेशनल मार्केट में या तो कीमतें बढ़ रही हों, आप लेवी की मद में कई सैकड़ों रुपए लेते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं फाइनली। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है, ये सारी चीज़ें जो नए साल के आगाज़ से जिसमें इजाफा हो रहा है, तो फिर इससे महंगाई तो और बढ़ेगी बजाय के कम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि हम आसान लफ्ज़ में कह देते हैं कि जी महंगाई कम हो गई है। देखिए, महंगाई तो कम नहीं हुई है, महंगाई के बढ़ने की शरह में एक कमी आई है। इसका क्या मतलब है? जब हमने 2023 ख़त्म किया तो महंगाई ऑन दी एवरेज उस साल में पिछले साल से के मुताबिक 29% बढ़। अगर 100 रुपए की चीजें थी, ये 600 के करीब हम CPI कैलकुलेट करते हैं अशिया लेकर, तो वो 129 रुपए की हो गई ऑन दी एवरेज। अब अगला साल आया तो वो फिर 23.4% बढ़ी, तो ये तकरीबन 160 रुपए पे चली गई। अब अगर इस साल में, मालियाती साल जो 2025 का, इसमें भी कीमतें इसी तरह बढ़ती रहती तो ये तो कहीं 180 पे चली जाती, पर अब कीमतें 8-9% ऑन दी एवरेज बढ़ेंगी। पहले 6 माह में 7% वैसे भी आवाम जो बढ़ी है। हमारे हैं वो यही कहते हैं कि ये अदादो शुमार का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है, हुकूमत सिर्फ इधर से इधर अदादो शुमार कर रही है और हमें पागल बनाया जा रहा है। तो जो इस वक्त आप इस्लाहात पेंशन में हुई हैं या फिर टोल टैक्स में जो इजाफा हुआ है, ये भी आप समझते हैं, जिस तरह आप पहले ही कह चुके हैं, बल्कि 12 बार आप कह चुके हैं कि महंगाई में कमी नहीं हुई है बल्कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है। तो महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी, आने वाले दिनों में भी हमें इसी तरह से हल्का फुल्का इजाफा देखने में मिलता रहेगा? दुरुस्त। देखिए ना, अब अगर हम NHA में आ जाएं तो दो तरीके हैं कि या तो आप NHA समझें कि इतनी एफिशिएंट हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, लोग कम करें, होगी एफिशिएंट, और उसको एफिशिएंट करें, खर्चे कम करें, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड और एफिशिएंसीज और उसकी जो सलाहियत है वो बढ़ाएं। हम NHA को ऐसा अदारा बनाएं। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज उस पर काम कर रही होंगी। एक तो ये तरीका है, या जो एक्सपेंडिचर उनको करने हैं मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान की रोड्स, चाहे वो मोटरवेज हों या नेशनल हाईवेज हों, तो उनको फिर टोल टैक्स बढ़ाना पड़ता है। यही है जो मैं कह रहा हूं कि कुछ जो बिल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है उन्होंने, नई रोड बनानी है, या अब इसके लिए यू रिलाई ऑन टोल टैक्सेस। अच्छा, अब कुछ हिस्सा इसका फाइनेंस होता है सरकार से भी, उसके बावजूद ये टोल टैक्सेस हैं। आप ये सोचिए कि अगर ना फाइनेंस हो रहा हो तो सरकार वहां पे कुछ पैसे डाल रही होती है, PSDP डेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ लोन्स बोरोइंग भी होती है। अब आ जाइए आप पेंशन पर। अब ये जो पेंशन है ना, मैं आपको लेट मी टेल यू अ स्टोरी। 8-10 साल पहले आई वाज एट द टेबल इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। मेरे ख्याल 250 अरब रुपए का पेंशन का बोझ था। मैंने तब भी कहा कि ये डबल हो जाएगा आने वाले चंद साल में, वो 500 अरब हो गया। हमने एक पे एंड पेंशन बनाया, फिर हमने एक पे एंड पेंशन कमीशन बनाया। आज 2024 में वो 1000 अरब रुपए का है। The important lesson here अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा ये बताइएगा, एक तो ये जो इस्लाहात लाई जा रही हैं इसके चीता चीता नुकात क्या है, और आपके ख्याल में ये जस्टिफाइड है, ये वक्त की ज़रूरत थी, या फिर IMF की शराइत हैं जिस पर अमल करते हुए हमें ये इस्लाहात करना पड़े? जो 250 अरब का बोझ था, जब मैंने गुजारिश की फाइनेंस की टेबल पर कि इसको हमें संभालना है और हमने पे एंड पेंशन कमीशन बना दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि कमीशंस का एक बड़ा ही कहते हैं पेरिफेरी पे इम्पैक्ट आता है, फिर एक और बना दिया, फिर एक और बना दिया। आप ये सोचिए कि वो 250 अरब बढ़ता हुआ बोझ जो है वो आज 1000 अरब रुपया हो गया है। अगर हमने उस वक्त ये रिफॉर्म कर लिया होता तो ये बोझ इतना ना होता, और जो हमारे रिटायर होने वाले हजरात और खवातीन हैं, they may have been better off in fact than they are today. So now let me explain कि अब क्या किया जा रहा है। एक तो ये चीज हो चुकी है कि जो अब रिटायर न्यू ज्वाइन करेगा उसका जो बोझ है वो सरकार अनफंडेड, यानी कि किसी को कुछ पता नहीं है इस वक्त कि
ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का बोझ है, हजार अरब रुपए का, क्योंकि हर साल इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, सिविलियन भी और मिलिट्री के भी। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको हटा दिया गया है और एक पे एज यू गो, जिसका मतलब दुनिया भर में ये रिफॉर्म हुआ है। आप 90 की दिहाई में बहुत से मुल्कों ने ये रिफॉर्म कर दिया था। आई यूज्ड टू वर्क विद ऑस्ट्रेलिया, 90 की दिहाई में ये रिफॉर्म हो गया था, जिसका मतलब है कि आपकी तनख्वाह का एक जो फीसद हिस्सा है वो जा रहा होगा इनटू अ फंड। उस फंड से आप जब रिटायर होंगे तो वो ग्रो करके, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, शेयर्स में करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करें, वो बढ़ जाएगा और आपको एक लंप सम पैसे मिलेंगे। आप जाके उसकी गाड़ी खरीदें, आप जाके बैंक में रख के महाना कमाएं, ये आप। सो इट्स अ बेटर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। अब दूसरी चीज क्या हुई है, जो अब जिन 3 नोटिफिकेशंस का आप जिक्र कर रहे हैं, दैट इज द फॉलोइंग। कोशिश ये की गई है कि जो इस वक्त का बोझ है, उन लोगों का जो सिस्टम का हिस्सा है, उनको कैसे संभाला जाए। सो उनको संभालने के लिए 3 सेपरेट जो नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने किए हैं और लार्जली इन लाइन है ये मारूसी हालात के मुताबिक। वन इज कि लेट्स से कि आप एक जगह से भी पेंशन ले रहे हैं सरकार में और दूसरी जगह भी एलिजिबल हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। So multiple pensions are being done away with, but the good thing here is कि अगर आपकी स्पाउस की पेंशन आपको आ रही है, वो हयात नहीं रही, और उनकी पेंशन आपको आ रही है, तो दैट्स ऑल राइट, वो पेंशन कंटिन्यू करेगी। नंबर 2, आपकी जो डिटर्मिन कैसे होती है पेंशन, वो पहले हुआ करती थी, आई थिंक जो लास्ट सैलरी ड्रॉन थी, उसका बोझ कम करने के लिए अब जो लास्ट 24 मंथ्स यानी कि 2 साल में पेंशन आपने जो आपकी कैलकुलेट होगी ऑन द लास्ट 2 ईयर्स सैलरी। तो ऑब्वियसली पिछले साल आपकी सैलरी कम थी या आपका ग्रेड कम था, आखिरी साल में बढ़ गई, ग्रेड बेहतर हो गया, तो अब 2 ईयर्स सैलरी पे वो होगा, तो वो बोझ जो है सरकार पे कम हो जाएगा। और तीसरी चीज आई थिंक जो कम्यूटेशन है, जिसका मतलब है आप क्या कम्यूट कर सकते हैं और उसके बाद क्या इंक्रीजेस आएंगे, उसमें भी कुछ रद्दोबदल किया गया है ताकि सरकार पे जो बोझ है उसको कम से कम किया जा सके। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान के पास ना यार देयर इज एनी ऑप्शन लेफ्ट। ये तीसरा चौथा बड़ा एक्सपेंडिचर है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस तरह से तो लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कि उन्हें नुकसान की बजाय इससे फ़ायदा हो रहा है। कोई उस तरह से इस्लाहात में अवाम को जो हम कह रहे हैं, जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो एक्सपेंडिचर्स की आप बात करें कि बहुत बड़ा बोझ था, हम देखते हैं कि पहले तो बीवी को पेंशन मिलती है, बीवी के गुजर जाने के बाद उसके बच्चों को मिलनी शुरू हो जाती है, फिर बच्चों से आगे आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। नहीं समझते कि ये भी बहुत बोझ है, इसके हवाले से कोई इसमें कमी बेशी की गई है? देखिए ना, इस सिस्टम को ही तब्दील कर देना पड़ेगा कि एक बंदा रिटायर हो गया है, आप उसके बेगम साहिबा या उसके स्पाउस जो भी रिटायर होता है, खातून रिटायर होती है, और फिर उसके बच्चे आई थिंक 26 साल तक ये काम करते, आप इसको सरकार की तहवील से निकालिए। ये मैंने हमेशा कहा था और अब हम यही करने जा रहे हैं कि जो नया इंडक्ट हो रहा है उसकी पेंशन का अनफंडेड बोझ, ये अनफंडेड का लफ्ज बहुत जरूरी है। ठीक है, हर चीज जो सरकार में है वो फंड होनी चाहिए। हम अनफंडेड चीजें रखते हैं, फिर वो 1000 अरब हो जाती हैं, तो हम एहसास करते हैं कि अब तो ये पे ही नहीं की जा सकती, सो उसको फिर जाकर तब्दील कर दिया जाता है। देखिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हकान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इस्लाहात की गई हैं और फिर टोल टैक्स जो बढ़ाया गया है वो भी आवाम के ऊपर एक बोझ की तरह है, फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो आवाम के लिए तो ये तोहफे हैं। अब आवाम देखते हैं कि इसके साथ किस तरह से निपटते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक ब्रेक भी शामिल करेंगे। लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक अजूबे के बारे में बताते हैं जिसका नाम है कराक्रम, शाहराह कराक्रम, और ये पाकिस्तान की वो सड़क है जो दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि एक ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट है कराक्रम सड़क, जो दुनिया का जिस तरह आपने बताया कि मुनफरिद होने की वजह से 8वां अजूबा इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस पर मज़ीद तफसीलात भी हम जानेंगे। स्नो फॉलिंग आपके इल्म में है, अमूमी तौर पे हर साल इसको बंद कर दिया जाता है, इतनी ज़्यादा शदीद यहाँ पे बर्फबारी होती है, लेकिन पहली बार इसे सर्दियों में बहाल किया गया है, इस रास्ते को क्लियर किया गया है ताकि सियाहत को भी तरवीज दी जा सके। जो टूरिस्ट आना चाहते हैं वो ना सिर्फ आसानी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि जो खूबसूरत नज़ारे हैं, ये तो हम दिखा रहे हैं ना समर्स का, गर्मियों के मौसम का नज़ारा है, लेकिन जब आप सर्दियों में इमेजिन करें कि जब यहाँ पे स्नो होगी चारों तरफ और ये ऐसे लगेगा तख़य्युलाती दुनिया में आप पहुँच चुके हैं, तो यकीनी तौर पे
जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान के अंदर से और बाहर से आना चाहते हैं तो कराकोरम हाईवे पर वो ट्रैवल कर सकते हैं पहली बार, क्योंकि इसे सर्दियों के मौसम में खोल दिया गया है। इससे रेवेन्यू में बहुत बड़ा इजाफा होगा। इसके ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं, इसकी खूबसूरती दिखाई गई है इस रिपोर्ट में, आप भी देखिए। पाकिस्तान की वो सड़क जो दुनिया का 8वां अजूबा है। खुंजरा पास पर शाहराह कराकोरम की ऊंचाई 4693 मीटर है। इसी बना पर इसको दुनिया के बुलंद तरीन शाहराह कहा जाता है। शाहराह कराकोरम की तामीर का आगाज 1966 में हुआ और तकमील 1978 में हुई। शाहराह कराकोरम की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर चीन में है। ये शाहराह पाकिस्तान में हसन अब्दाल से शुरू होती है। इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक अरसे तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज रहीं। यूरोप की एक मशहूर कंपनी ने तो फिजाई सर्वे के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया था। मौसम की शिद्दत, शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना बहरहाल एक अजूबा है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बनाया। एक सर्वे के मुताबिक इसकी तामीर में 810 पाकिस्तानी और 82 चीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे। शाहराह कराकोरम के सख्त और पथरीले सीने को चीरने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल किया गया और इसकी तकमील तक 30 मिलियन क्यूसेक मीटर संगलाख पहाड़ों को काटा गया। ये शाहराह क्या है? बस अजूबा ही अजूबा। शाहराह कराकोरम का नुक्ता आगाज जिला हजारा में है, जहाँ के हरे भरे नजारे और बार रौनक वादियाँ थाकोट तक आपका साथ देती हैं। थाकोट से दरियाए सिंध बल खाता हुआ शाहराह कराकोरम के साथ साथ जगलोट तक चलता है, फिर स्कर्दू की तरफ मुड़ जाता है। थाकोट के बाद कोहिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ जगह जगह दूर बुलंदियों से उतरती पानी की नदियाँ सफर को यादगार और दिलचस्प बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके बाद चिल्लास का इलाका शुरू होता है, जो कि संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है। चिल्लास जिला दियामीर का एक अहम इलाका है। इसको गिलगित बल्तिस्तान का दरवाजा भी कहा जाता है। नारान से बजरिया बाबूसर टॉप भी चिल्लास तक पहुंचा जा सकता है। चिल्लास के बाद शाहराह कराकोरम नांगा पर्वत के गिर्द घूमने लग जाती है और फिर रायकोट का पुल आ जाता है। ये वही मुकाम है जहाँ से फेरी मेडोज और नांगा पर्वत बेस कैंप जाने के लिए जीपें किराए पर मिलती हैं। रायकोट के बाद नांगा पर्वत, दरियाए सिंध और शाहराह कराकोरम का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज बनता है कि जो सयाहों को कुछ वक्त के लिए खामोश होने पर मजबूर कर देता है। गिलगित से आगे नगर का इलाका शुरू होता है, जिसकी पहचान राका पोशी चोटी है। आपको इस खूबसूरत और देव हैकल चोटी का नजारा शाहराह कराकोरम पर जगह जगह देखने को मिलेगा। नगर और हुंजा शाहराह कराकोरम के दोनों इतराफ में आबाद है। यहाँ पर आकर शाहराह कराकोरम का हुस्न अपने पूरे जोबन पर होता है। शाहराह के इस मुकाम पर पहुंचकर कोई सयाह हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में न दबाता हो। पस्सू कोंस इस बात की बेहतरीन मिसाल है। इस इलाके के राकापोशी, अल्तर, बतोरा, कन्यांगकश, दस्तगीर सर और पसू नुमाया पहाड़ हैं। अताबाद के नाम से 21 किलोमीटर लंबाई रखने वाली एक मसनूई लेकिन इंतहाई दिलकश झील भी है, जो कि पहाड़ के गिरने से वजूद में आई। शाहराह कराकोरम का पाकिस्तान में आखिरी मुकाम खुंजरा पास आता है। इस सड़क पर आपको सरसब्ज पहाड़ों के साथ साथ पथरीले और बंजर पहाड़ी सिलसिले और देव कामत बर्फानी चोटियाँ, दरियाओं की बहुतात, आबशारें, चरागाहें और ग्लेशियर समेत हर तरह के जोग्राफियाई नजारे देखने को मिलते हैं, जो न सिर्फ आपका सफर खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। शाहराह कराकोरम महज एक सड़क नहीं है, बल्कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। नाज़रीन, ये है वो दुनिया का 8वां अजूबा, जिसे आप सर्दियों में पहली बार देख सकते हैं, क्योंकि रास्ते क्लियर हो चुके हैं। तो जाइए, महसूस होइए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे। आज इंटरनेशनल डे है, इंट्रोवर्ट डे मनाया जा रहा है। ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अकेलापन का शिकार हो जाते हैं, भी कहा जाए, शर्मीले होते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लोगों से मिलना मिलाना उन्हें पसंद नहीं होता, उन्हें तन्हाई पसंद होती है और वो अकेले रहना चाहते हैं। तो एक तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बाहर घूमना फिरना, लोगों से मेल मुलाकातें पसंद करते हैं, ब्लंट होते हैं, कोई भी बात कह देते हैं। लेकिन ये जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, ये कभी कभार खौफ का, घबराहट का शिकार रहते हैं और कई तरीक़ों से इनसे मुख्तलिफ होते हैं। उन्हें अकेले रहना पसंद होता है, पुरसुकून माहौल पसंद है, और अगर ऐसे बच्चे ज़्यादा देर तक लोगों से घुल मिल जाएं तो उन्हें जहनी थकावट महसूस होने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इंट्रोवर्ट होना बच्चे की शख्सियत का हिस्सा है। ऐसे बच्चों का मानना है कि उन्हें लोगों से मिलने या सोशल होने में कोई परेशानी नहीं होती है, वो मिलना पसंद करते हैं, ये वक्त का ज़्यादा नहीं लगता उन्हें। जबकि जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उन्हें दूसरों से मिलना मिलाना वक्त का ज़्यादा लगता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनको भी वेलकम टू शो कहते हैं। वेलकम टू शो डॉक्टर साहब। और 2025 आपको भी साल मुबारक हो, नया आगाज़ हुआ है,
अच्छा, इस वक्त हम दो चीज़ों को लिंक करेंगे। एक तो हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बच्चों की बात कर रहे हैं, दूसरा 2025 में जो 2024 जो गुजर गया उसमें जो आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं या कुछ ऐसे वाक़यात जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर एक छाप छोड़ गए हैं, उनको, उन गलतियों को या उन बुरे लम्हात को भुलाकर आगे कैसे बढ़ना है, ये दो हमारे टॉपिक हैं, दोनों के ऊपर आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। जरूर करते हैं। सबसे पहले 2025 क्योंकि आगाज हुआ है, तो क्या 2024 को भुलाया जा सकता है? जो हमारे साथ माजी में जो कुछ हुआ उनको भुलाना नहीं, भुलाना क्यों है? भुलाना क्यों है? जो हमारे साथ हुआ हम उससे सबक सीखकर उन गलतियों को या उन नुकसानात को स्टेपिंग स्टोन बनाते हुए अपना कद क्यों ना बड़ा कर लें, बजाय इसके कि हम कुड़ते रहें उसने ये किया, मैंने उससे नहीं मिला, अब मैंने ये काम नहीं करना। हर वाक़े ने, हर शख्स ने जो हमसे मिला, जो हमारे ऊपर बीता, उसने हमें एक सबक दिया। उस सबक अगर हम 2025 में अप्लाई करें तो हमारी ज़िंदगी एक शानदार मज़े की ज़िंदगी बन सकती है। तो ज़िंदगी गलतियों से सीखने का नाम है। कहते हैं कामयाब शख्स अपनी गलतियों से सीखता है, जो जीनियस है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है, और बेवकूफ़ कभी नहीं सीखता। अब ये हमारी कैटेगरी है कि हमने पिछली गलतियों से नहीं सीखना, ये अपनी गलतियों से सीखना है, या सब लोगों ने जो गलतियां की उनसे सीख के हमने शानदार। डॉक्टर साहब, उम्मीद तौर पे ये भी होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी 2025 शुरू हो गया तो क्या हुआ, सिर्फ डेट ही तो चेंज हुई है। तो आपके ख्याल में गोल्स सेट करना कितना ज़रूरी होता है कि हमने 2025 में ये करना है जो हम 2024 में नहीं कर? टाइम फ्रेम तो अपना अपना रख सकते हैं। कोई 2025 का रख सकता है, यानी कि शमसी कैलेंडर, कोई मुहर्रम से रख सकता है, कोई मंथली रख सकता है, कोई अपने एज के हिसाब से रख सकता है, लेकिन गोल सेट करना इसलिए ज़रूरी है। अब देखिए, कुरान पाक बड़ी अहम बातें बताता है। कुरान पाक सूरह मोमिनून आयत नंबर 115, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे, आपसे, हम सबसे पूछते हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया? यकीनन एक रोज़ तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अब अपना पर्पज़ ऑफ लाइफ, आप क्यों पैदा हुए, इस दुनिया में क्यों भेजा, पहचानना ज़रूरी है। 7 अरब लोगों को होते हुए क्यों भेजा गया, आपसे हिसाब होगा ना। तो गोल सेटिंग के लिए अपने आप को पहचानना, मकासद का तय करना इतना अहम है कि सूरह मोमिनून में पूरी आयत डेडिकेट है इसके लिए। अच्छा, अब वो 2025 में क्यों किया जाएगा, 2024 में क्यों किया जाए? गोल्स के साथ तारीखें सेट करना इसलिए ज़रूरी है कि कहा जाता है कि गोल इज़ ऑलवेज विद अ डेडलाइन। अगर साथ एक हतमी तारीख के मैंने इस तारीख तक, इस महीने तक ही हासिल करना है, अगर आप वो डेडलाइन मुतय्यन नहीं करते तो फिर आपके गोल्स एक विशफुल थिंकिंग है, ड्रैग हो जाएंगे आप। विशफुल थिंकिंग, काश ऐसा हो जाए, किस्मत पे छोड़ दिया। जब आप उसके लिए एक बाकायदा हतमी तारीख मुतय्यन करते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं, मैदान अमल में उतरते हैं और उन टारगेट्स को हासिल कर पाते हैं। तो अब 2025 ने मौका दिया, हम एक नया टाइम फ्रेम सेट करें। उस टाइम फ्रेम में आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, पूरे डेकेड का कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को बदलने का मौका है। जो लोग ये कहते हैं कि जब लिखा है वही तभी होना है और किस्मत पर छोड़ देते हैं, और जिस तरह से आपने भी कहा कि एक गोल सेट करना, एक टाइम फ्रेम देना खुद को इसलिए भी ज़रूरी है कि आप उतने पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए, उसको कर गुजरने का आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि किस्मत में जब लिखा होगा तभी होना है, होना तो तभी है, बट आप एफर्ट ही ना करें। इस पे भी सवाल उठते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो दलील है वो कुरान मजीद है, उसके बाद फिर हदीस है, फिर बाकी मामला तो बाद में है ना। अब वो कहाँ से उन्होंने ये लिया है? मतलब वो कहते हैं जो लिखा है वो मिलना है, वो ये कह रहे हैं, आपने भी ये कहा। मैं आपको 2 आयात पेश इस कॉन्सेप्ट की नफ़ी है। पहली है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि इंसान को वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने मान लिया जैसा कि आपने कहा कि शायद ये कंसेप्ट हो कि जो लिखा है वो मिलना है। अब कुरान पाक की एक और आयत, ला इन शकर तुम ला ज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। इसका मतलब है कि अगर लिखा हुआ है तो उसे भी बढ़ाया जा सकता है, और ये कोशिश और शुक्र से मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि जो लिखा है वो कोशिश करने से मशरूत हो। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के किस्मत में लिखा ही है कि अगर तुम एफर्ट करोगे अगर तो तुम्हें ये एफर्ट मिलेगा। करोगे तो मिलेगा। अब एफर्ट ही नहीं करोगे, घर बैठे रहोगे, तो फिर बस आप किस्मत की कोसते रहोगे। तो किस तरह से गोल सेट किए जाएं, टाइम फ्रेम किस तरह से तय किया जाए, 2025 में क्या करना है, किस तरह से करना है, अपने आप को, यानी कि अपने आप को पहचानना सबसे पहले तो आपने कहा ना कि ये ज़रूरी है कि आपका मकसद क्या था दुनिया में आने का, और फिर आपने उसके हिसाब से। मैं अक्सर ना एक सेशन में पूछा करता हूँ लोगों से कि 5 सवाल हैं, सवाल नंबर 3 और 5 लाजमी है। ये आप लोगों से भी है और आप लोगों से भी है। वो सवाल होता है, पहला सवाल लाजमी, दूसरा लाजमी स्कूल में ना, तो बाकी ऑप्शनल है। हाँ, तो 3 और 5 ये कंपलसरी हैं। सवाल नंबर 1 योर नेम, आप फ़ौरन बोल देंगे क्या है। सवाल नंबर 2 मर्द लिख देते हैं, औरतों को गशी पड़ जाती है, योर डेट ऑफ बर्थ। मर्द भी नहीं लिखते, ना करें, नहीं, हम ये बाइस हो रहे हैं, मैं नहीं डेट ऑफ, देखिए मैडम, डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं, ईयर ऑफ बर्थ की बात नहीं हुई। अच्छा, तस्दीक करना चाह रहे हैं तभी पूछ लें। अच्छा, कमिंग टू द टॉपिक, अच्छा वो हो गया जी डेट ऑफ बर्थ, ये भी लोग बता देते हैं। अगला सवाल है तीसरा लाजमी, रीजन ऑफ बर्थ,
रीजन ऑफ बर्थ, वजह पैदाइश। अब लोग परेशान है कि अब यार ये कैसे बताएं? ये क्या सो अब ये तो उनके वालिदैन से पूछना चाहिए। अल्लाह ने भी नहीं पता होगा। अल्लाह ने उन्हें भेजा ना, अल्लाह ने 7 अरब लोगों के होते हुए क्यों भेजा? देयर मस्ट बी अ रीजन। अब लोग इसमें बहुत सर खपाते हैं। खैर, अब चौथा सवाल, योर एड्रेस। ठीक है, अब फटाफट एड्रेस लिख देते हैं। सवाल नंबर 5, योर फ्यूचर एड्रेस, 5 साल बाद का एड्रेस क्या आपका? दिस इज गोल सेटिंग। आज मैं जहाँ पर हूँ, मेरे नाम के साथ क्या लगता है, मेरा सोसाइटी में मकाम क्या है, कितने अरसे बाद तक की प्लानिंग करनी चाहिए आपके ख्याल में? अच्छा, जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि 3 तरह के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है वो साल और साल से नीचे, साल के, क्वार्टरली, फिर मंथली, फिर वीकली, फिर डेली। ठीक है। मिड टर्म हैं जो 3 से 5 साल के दौरान के होते हैं। अच्छा। और लॉन्ग टर्म हैं जो 5 से 10 साल के होते हैं। और इन द लॉन्ग रन वही लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने तीनों गोल्स बनाए हों और तीनों तरह के गोल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आपके मिड टर्म गोल्स को पूरा करने में हेल्प थोड़ा सा इसको भी कैटेगराइज कर दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म को किस तरह से कैटेगराइज किया जाए। मिसाल देता हूँ, सपोज अगर हम जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें, दोनों ले लें। आप समझते हैं कि मेरी नेटवर्थ इतनी हो 10 साल के बाद, ठीक है, या मेरी जॉब इतनी हो। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्किल्स कौन से चाहिए, एजुकेशन कौन सी चाहिए, रिसोर्सेज कौन से चाहिए, किस तरह का माइंडसेट चाहिए, वो आपने ज़ाहिर है कि जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनमें लेके आने। मैंने किताबें कौन सी पढ़नी है, किन लोगों से अपनी मिलना है, एक्सपर्टीज सोशल नेटवर्किंग, ये आपके स्टेप बाय स्टेप के गोल्स हैं आपके। फिर मिड टर्म में कि मैंने उस इदारे को ज्वाइन कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है आपने, फिर उनके साथ काम को बढ़ाना कैसे आगे, फिर अपने मंजिल तक कैसे पहुंचना है। तो जो 10 इयर्स के गोल हैं या 5 इयर्स के गोल्स हैं, अगर वो आपके डेली गोल्स के साथ मुताबिकत रखते हैं तो होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने शॉर्ट टर्म गोल और बनाए हुए हैं, मिड टर्म बिल्कुल और हैं, और लॉन्ग टर्म बिल्कुल उसके उलट चल रहे होते हैं। अच्छा, ये जो शॉर्टकट है, शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट, इन दोनों के अंदर थोड़ा सा वो फर्क भी है, तो जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा सा नहीं। अब जो शॉर्टकट ढूंढते हैं और उन्होंने गोल्स तो सेट कर लिए कि हमने 6 महीने के अंदर हमने इस पोजीशन पर आना है, हमारी नेटवर्थ ये होनी चाहिए, बट उनके पास कोई प्लान नहीं। गोल नहीं होता, देखिए वो गोल नहीं होता, वो विशफुल थिंकिंग होती है। हमने कहानियों में पढ़ा था कि एक परी आती है और वो छड़ी हिलाती है, जिंदगी बदल जाती है। बाबा जी को नो विजन, मतलब आपको कोई पता नहीं है कि आपने क्या करना था, क्या पड़ी थी, स्ट्रेटजी है। बाबा जी आएंगे, एक चिल्ला काटूंगा मैं, एक वजीफा पढ़ूंगा मैं, और नतीजे में चुटकी बजाते मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं है। ये अल्लाह ताला असबाब की दुनिया में हमें लेके आया, हमें उन असबाब को पूरा करना होगा। स्टेप बाय स्टेप तमाम कैटेगरीज को छूते हुए आगे जाएंगे तो तभी कामयाब हो सकेंगे। तो जो 2025 में आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस वक्त अपने गोल सेट करना चाहते हैं और जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं उनके लिए? देखिए, शॉर्टकट वालों के लिए वो गोल होता ही नहीं, उनके लिए तो उन्हें तो अपना गोल है ही नहीं उनका। तो उनको कोई समझ सीख दे देना ताकि वो भी खुद गोल हो जाते हैं। हाँ, वो खुद गोल हो जाते हैं। जो गोल्स हैं ना, मैं बताता हूँ कि गोल्स की भी कैटेगरीज हैं। आपको अगर उन तमाम कैटेगरीज को आप फॉलो करने लगें तो फिर आप एक हतमी सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। उनमें से सबसे पहले जिस पे हमें सबसे कम हम जोर देते हैं वो है फिजिकल गोल्स। देखिए, अगर आपकी सेहत है, आपने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा है, आप मेहनत कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देर तक काम कर सकते हैं, एनर्जी आपने, एनर्जी इज़ द फ्यूल टू एक्सीलेंस। तो सबसे पहले फिजिकल गोल्स कि आप कैसी फिटनेस चाहते हैं, किन बीमारियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, ये है पहला स्टेप। उसके बाद है पर्सनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं वो आपकी शख्सियत के साथ साथ आगे चलेंगे। तो आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी शख्सियत बनाने पे कितना इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं आपके कैरियर गोल्स कि जिस कैरियर में आप हैं उसके किस पीक तक आप जाना चाहते हैं। प्रोफेशनल गोल्स जो हैं आपके वो कौन से हैं। देन फाइनेंशियल गोल्स आपके, क्योंकि फाइनेंस के बगैर भी काम नहीं चलता, लेकिन हम फाइनेंस को सबसे पहले रखते हैं। नतीजा क्या होता है कि फाइनेंस को पहले रखने की सूरत में आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और कैरियर पीछे रह जाता है, आप सिर्फ पैसे के पुजारी बन जाते हैं। इसकी कैटेगरी को भी तरतीब में रखना चाहिए हमें। फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स आते हैं। देन सोशल गोल्स, आपकी फैमिली आपकी सल्के में रहना चाहते हैं वो वाले गोल्स। और फिर इन तमाम गोल्स ने आपको लेके कहाँ पे जाना है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल गोल्स की इसी दुनिया में रहते हुए अपने आखिरत की भी तैयारी करनी है। अगर आपके ये 6 गोल्स हों और इन 6 को आपने आपस में कनेक्ट किया हो एक अच्छे शानदार तरीके से, तो फिर आप जिंदगी का भी एक और गोल का भी खूबसूरत अहाता आपने कर दिया है। और गोल जिसके बारे में मैं निशानदेही करना चाहूंगी, शादी का गोल। जिसकी पहली हो चुकी है वो दूसरी शादी का गोल सेट किए बैठे कि 2025 में मैंने एक बार फिर से चेहरा सजा दे। दिल का जो चोर है, आप अपने हस्बैंड को जो स्क्रीन के जरिए मैसेज देना चाह रही हैं कि मुझे तुम्हारी बातों का डायरेक्टली पकड़ लिया, मैं उन्हें डायरेक्ट काउंटर कर लेती हूँ। ये आप समझे नहीं है, ये मैंने जुनेद के दिल की, आपके दिल की, अपने कैमरामैन भाइयों के दिल की और अपने पैनल के दिल की, आपके मेरे दिल की बात समझ चुकी हैं वो। तो अगर किसी का गोल ये है 2025, तो उसके लिए उसे क्या कोशिश और काबिश और क्या प्लान तरतीब देना चाहिए। और खूबसूरती से उन्होंने गोल कर दिया बात को। सबसे पहली चीज तो है वसाइल।
देखिए मैं आपकी बात को आपकी जोक वाली बात को मैं सीरियस लेके चलूंगा कि सबसे पहली बात है वसाइल। आपको ऐसे वसाइल जनरेट करने चाहिए कि आप एक की बजाय दो की बजाय तीन की बजाय 4 घरों का खर्चा उठा सकें। ये पहली बात है। और दूसरी चीज खर्चा उठाने के बाद एहतियाती तदाबीर, सेकंड मैरिज जब भी करने के लिए जाएं उस लड़की का मुंह धुलवा के देखें। वाह वाह, क्या खूबसूरत तारीखी बात कर दी। ये बहुत जरूरी है। ये तो आपने रिश्ता होने से पहले ही तोड़वा दिया। अब देखें कि आपने कहा कि फाइनेंशियली उसको इतना होना चाहिए कि वसाइल रखना चाहिए और अफोर्ड कर सके, वो अफोर्ड कर सकता है। मेरे ख्याल में उसको पहले अपना सुकून देखना चाहिए कि सुकून 2 में है, 3 में है या 1 में। आपने गोल सेट करा दिए उसके, हो जाए तो वो 2 अगर अफोर्ड कर सकता है, सुकून उसको लग रहा है कि 4 के बाद ही मिलेगा तो उसको करने देना। आपको यकीनन 4 के बाद मिलेगा और आपका तो मैं कह सकती हूँ 4 के बाद ही 5। मेरा तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिसने इरादा किया हुआ है आप उसको डराए नहीं, आप उसको परेशान ना हुआ करें, खौफजदा ना करें। अच्छा, अब जरा आते हैं उस खौफ की तरफ जैसे हमने आगाज किया था। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आज जो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे है, मशवरा क्या है उन बच्चों के लिए जो तन्हाई का शिकार रहते हैं? नहीं, उन बच्चों के लिए मशवरा नहीं, उनके आसपास रहने वालों के लिए मशवरा है। अच्छा, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। मसलन उसमें एक मैच्योर और एक मिसमैच्योर भी है। एक आदमी कोई भी डिसीजन करते हुए जो पहले डिसीजन किया वो उससे मुतल्लिका डिसीजन करना चाहते हैं, वैसा फ़ोन लेना है जैसे पहले लिया था। कुछ मिसमैच करते हैं, नए नए तजुर्बात करना चाहते हैं। इसी तरह कुछ लोग जनरल होते हैं, कुछ डिटेल होते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी टाइप है। आप उन्हें अपने लिए वो जॉब सेलेक्ट करनी चाहिए जो उनके मिजाज से मुताबिकत रखती हो। उनके आसपास के रहने वालों को उनसे गुफ्तगू करते हुए उनकी शख्सियत का वैसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे वो मुझसे बात करते हुए मेरी शख्सियत का ख्याल रखते हैं। मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्लास कराता हूँ। इंट्रोवर्ट बंदा, आप उसे कहें कि भाई तुम स्टेज पर आओगे और लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, टीवी पर तुम्हारा शो चलेगा, अखबार में तुम्हारी तस्वीर आएगी, वो कहता दफा करो ऐसे काम को जिसमें ये करना पड़ेगा। अच्छा, उसी बंदे को आप कहें कि तुम्हें इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तुम्हें खुद पर एतमाद महसूस होगा। जब तुम अपने जज्बात के ऊपर काबू पालोगे तो तुम साइकोलॉजी को समझते हुए आसपास के लोगों को ये किरदार अदा इंट्रोवर्ट बुरा नहीं है। थैंक यू। सिर्फ उसे सही जगह पर फ्रेम कर दें तो वो बेहतरीन बंदा साबित होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। बस बातें इन्होंने की हैं, गोल सेट कीजिए, अच्छे अच्छे गोल्स बनाइए और जो आप 2024 में नहीं कर सके उसे 25 में पूरा करने के लिए पूरी जान लगा दीजिए। बिल्कुल जी, और गोल सेट कीजिए लेकिन एक स्ट्रेटजी के साथ और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए और फिर उन्हें आपस में जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अचीव कर सकेंगे कुछ। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माजी के मारूफ मज़ाकिया अदाकार लहरी की, जिनकी आज सालगिरह मनाई जा रही है और कामयाब ये कॉमेडी की दुनिया के बहुत ही मुनफरद इनफरादियत रखने वाले नामवर कॉमेडियन थे, लेजेंड अदाकार थे, जिनके मद्दाह जो है उनकी आज सालगिरह मना रहे हैं। और इन्हें जब भी देखा, जब भी उनकी अदाकारी देखी तो आप एक अलग ही उस दुनिया में चले जाते। कुछ झलकियां देखते हैं उनकी माजी के किरदार। आज था पूछ के आशिक होने का, मतलब खूबसूरत हिस्से माजी की जो कॉमेडी है वो भी यकीनी तौर पे आज हमें देखने को नहीं मिलती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शुगर को किस तरह बगैर दवाइयों के अद्वियात के काबू किया जा सकता है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं भारत की लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले की, जो कि इतनी उम्र में भी, जिनके वो कहते हैं ना, इतनी उम्र मेरे ख्याल में कोई 91 इयर्स की हो चुकी है। 91 इयर्स की क्या हो गया? ओह माय गॉड, 91 सिर्फ 20 साल का फर्क डाल दिया। ये फिटनेस, ये और उन्होंने एक्नॉलेज किया जी नए गुलकारों को भी। और हुसन तेरा तौबा तौबा जो बड़ा ही मशहूर गाना है करना होजा का, आपने सुना होगा। जरा देखिए किस तरह से ठुमके भी लगाए आयशा भोसले साहबा ने, उमरा चकी रखे है। तो जिंदा दिल खातून है, सिंगर हैं और लाखों करोड़ों फैंस हैं आशा भोसले के। और जिस तरह से उन्होंने एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है नए उभरते हुए गुलकार को, ये खुशाइंद है। बिल्कुल जी, और इस उम्र में 91 साल की उम्र में हमारी माएँ जो है वो उठ नहीं पाती हैं, चल फिर नहीं पाती हैं, बहुत सारे करना होजा का जो गाना है ये भी सुनाते हैं अपने नाज़रीन को, सुनिए। अच्छा, ये अच्छी बात है कि इस तरह से जो नए आने वाले अदाकार हैं, गुलकार, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका अंदाज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ही अहम टॉपिक की। हर दूसरा शख्स डायबिटीज़ का शिकार है और डायबिटिक्स यूके नामी बरतानवी तंजीम के मुताबिक 40 साल से ज़ायद उम्र का जो हर 10 में से एक शहरी है, शख्स है, डायबिटीज़ की बीमारी का शिकार हो चुका है और दिन ब दिन इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। किस तरह से बगैर दवाइयों के काबू पाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बार आपको इंसुलिन शुरू हो जाए, दवाइयाँ शुरू हो जाएं तो फिर आप सारी ज़िंदगी उसका शिकार होते हैं, मोहताज होते हैं। तो अशरफ चौधरी साहब जो कि फाते हैं डायबिटीज़ के
और डॉक्टर किस महमूद तरह से अहमद इन्होंने साहब। मात दी है, किस तरह से इन्होंने हराया है डायबिटीज को, इसको शुगर को, और उन्होंने ओवरकम किया है और अपनी ज़िंदगी में वापस लौटे। क्योंकि जिस तरह जुनैद कह रहे हैं कि एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर आप इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाते हैं, फिर अब मतलब लोग सारी सारी ज़िंदगी सिर्फ इंसुलिन ही लेते रह जाते हैं। तो क्योंकि हमारे साथ अशरफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने इसको मात दी है और इसको ख़त्म किया अपनी बॉडी के अंदर से, उनके साथ बात करेंगे। और साथ साथ हमारे पास डॉक्टर मौजूद है महबूब अहमद, माहिर इमराज़ ज़ियाबतीस, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो वेलकम टू शो कहेंगे आप दोनों को। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं अशरफ चौधरी साहब के, किस तरीके से आपने इस चीज़ को अपनी बॉडी से निकाला? क्योंकि शुगर हम लोग तो यही देखते हैं कि मेडिसिन और सिर्फ मेडिसिन कम ही नहीं हो पाती है, खा पी नहीं सकता इंसान, तो आपने किस तरह से कम कर दिया? मुझे 2004 में शुगर हुई और मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि जो बात आप कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी, उन्होंने एक नुस्खा लिखा और मेरा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन तक खानी है? आई थॉट जैसे फ्लू होता है, बुखार होता है तो 5-7 दिन। उन्होंने कहा जी ये सारी ज़िंदगी दवाइयाँ आपने खानी। अच्छा, मैंने इस चीज़ को समझ लिया कि मैंने कहा यार इन्होंने चूँकि प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो ये सही कह रहे होंगे। मैंने वो बात उनकी पल्ले बांध ली कि जो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी। मसला ये है कि वो दवाइयाँ कॉन्स्टेंट नहीं रहती। मतलब जो दवाई मैं 250 mg मैं सुबह खा रहा हूँ अभी, साल के बाद वो दोनों टाइम पे सुबह शाम आनी शुरू हो जाएगी। 4-5 साल के बाद वो 500 पे चली जाएगी, सुबह भी 500, शाम को भी 500। फिर 3-4 साल के बाद एक सेकंड दवाई लग जाएगी, फिर 4-5 साल के बाद एक तीसरी दवाई लग जाएगी। फिर एंड पे क्या होगा कि डॉक्टर कहेंगे जी दवाइयों से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, अब आप इंसुलिन पे चले जाएंगे। इंसुलिन के साथ भी दवाइयाँ भी साथ चल रही होंगी और इंसुलिन के 5 यूनिट 10 यूनिट चलते चलते 50 यूनिट 100 यूनिट पे चले जाएगा बंदा, और शुगर आपकी फिर भी वहीं पे रहेगी, शुगर कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात बता रहे हैं अशरफ साहब, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है कि वक्त के साथ साथ दवाइयों की डोज में भी इजाफा होता जाएगा, उसकी क्या वजह है? क्या एहतियात ना करने की वजह से ऐसा होगा, या अगर आप एहतियात बरत रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, तब भी आपकी डोज बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। एक्चुअली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और अगर किसी ने लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं किया, मतलब लाइफस्टाइल का मतलब है बुरी आदतों की बीमारी है कि आप अगर टाइम पे खाना नहीं खाते, वॉक वर्जिश आप नहीं करते, डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं है, जो आया वो खा लिया, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है, और अगर आपका इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, फिर ये बात ठीक है कि फिर डोज बढ़ती जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेते हैं, सोने उठने बैठने जागने की रूटीन आ जाती है, आप 6 से 8 घंटे सोते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है, हाइड्रेशन लेवल ठीक होता है आपका, और आप अननेसेसरी हर वक्त कभी कोई मीठी चीज़ नहीं खाते रहते, कभी सुबह नान कुलचे, मुरगन ग़िज़ाएं या फिर जिसमें ग़िज़ाएं शुगर, और अगर आप ये सारा कुछ खाते रहते हैं, फिर ये एक बढ़ने वाली फिर डोज बढ़ती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? ये तो आपने बता दिया, इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। विदाउट मेडिसिन जिस तरह से इन्होंने किया, क्या तरीकाकार, क्या लाइफस्टाइल आपने अपना तब्दील किया जिस तरह से बता रहे हैं? अच्छा साहब, कितने साल लगे इसको ओवरकम करने में? मुझे ओवरकम करने 3 दिन लगे। 3 दिन में कैसे मुमकिन है? आप प्री डायबिटिक थे जब आपने फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाया? फुल ब्लोन। आपकी क्या थी, रिजल्ट्स क्या थे? मेरा को 7.8 मेरा HbA1c था, 4 दवाइयों के साथ, और साथ में कोलेस्ट्रॉल की दवाई, बीपी की दवाई, सारी दवाइयां खा, जो जितनी भी कॉम्प्लिकेशन। अभी हम देख रहे थे वो जो सिद्धू साहब हैं, सिद्धू साहब की जो अहलिया हैं, उन्होंने कैंसर का उन्होंने ओवरकम किया है कैंसर का, तो आपने भी तो बिल्कुल, मैं आपको मार्केटिंग होनी चाहिए। जैसे आरिफ सिद्दीकी साहब कर रहे थे कि जी नए साल के गोल 2022 में मैंने नए साल के गोल ये रखे कि मैंने अपनी 18 साल पुरानी शुगर को मैंने रिवर्स करना है। अच्छा। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैं पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं ऑथर भी हूँ। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो कोई अंदर कोई बड़ा राज नहीं था। मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे दूं कि एक लड़का रांझा है, एक लड़की हीर है, दोनों की मोहब्बत हो गई, शादी होने नहीं दी। इतनी सी कहानी है ना, वारिस शाह ने इतनी बड़ी कहानी उस पर बुक लिखी है। शुगर भी एक फिक्रे की बीमारी है। अच्छा, मैं नाज़रीन को आपकी वसात से बताऊं, एक फिक्रे की बीमारी है। अगर आप वो चीज़ दुरुस्त कर लें, वो क्या है जी, वो बता दीजिए। वो ये है कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है। मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2। 95% लोगों को टाइप 2 होती है, मुझे भी टाइप 2 थी, ज़्यादा दुनिया में टाइप 2 है। टाइप 2 बीमारी ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। जब आप गलत खुराक खाते हैं, हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना भी तो अशरफ साहब सामने एग्री करेंगे डॉक्टर साहब, का जो रोल है अपना वो ना कुछ 15 से 20% है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी है, स्लीपिंग भी है, स्ट्रेस भी है। 80% रोल इज कमिंग फ्रॉम जो ग़िज़ाई डिसऑर्डर। कौन सी ग़िज़ाएं ली हैं, कौन सी डाइट? 3 दिन में ये मुमकिन नहीं है, जो हम अपने ऑडियंस को बता रहे हैं वो 3 दिन में मुमकिन नहीं है, तो आपने 3 दिन में कौन सी डाइट प्लान लिया है? देखिए,
15 फरवरी 2022 मैंने पुराना अशरफ चौधरी दफन किया, नए अशरफ चौधरी ने जन्म लिया, डिज़ाइन की मैंने अपने लाइफस्टाइल डिज़ाइन किया। मैंने जो सुबह की दवाई खाई, मुझे उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। हाइपो का मतलब ये होता है कि मेरी शुगर ड्रॉप कर गई, इसका मतलब ये था कि आई वॉज ओवर मेडिकेटेड। मैंने शाम को अपनी दवाइयाँ आधी कर दी। 16 को मैंने आधी सुबह आधी शाम को, 17 को आधी की आधी सुबह आधी की आधी शाम को, 18 तारीख फरवरी 18 2022 से लेकर आज तक। और ये जो आप मेडिसिन कम कर रहे थे, सॉरी टू कट, उसके साथ साथ आप अपनी शुगर चेक कर रहे थे कि आपकी कम हो रही है, फिर आपने 15 दफ़ा चेक कर रहा था। मैं जो चीज़ भी खाई, मैंने वॉक करके आया, शुगर चेक की, मैंने कुछ नाश्ता किया, चेक की, ठीक है, मतलब 15 नहीं, मतलब 7-8 दफ़ा मैंने शुगर अपनी चेक करता रहा। लैब में भी जाकर मैंने उसको वेरीफाई किया, मतलब तुक्का नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बता रहे हैं, जिस प्लान को, जिस रूटीन को उन्होंने इतना सडनली फॉलो किया, ये कोई भी अडॉप्ट कर सकता है या सम टाइम आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, इतना जल्दी चेंज लाना? जितना इन्होंने आसान बताया है, ये इससे भी ज़्यादा। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी ग़िज़ा में से सिर्फ 3 चीज़ें माइनस कर दें तो ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। आप भी ग़िज़ा की बात कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइज करना और वर्कआउट करना वो कितना ज़रूरी है? जब मैं ये कहता हूँ ना कि ये लाइफस्टाइल बीमारी है, तो लाइफस्टाइल के अंदर टोटल 3 चीज़ें हैं। पहली है डाइट, दूसरी है फिजिकल एक्टिविटी और तीसरी है डिसिप्लिन। डाइट का रोल 70 to 80% है। अच्छा, जब डाइट की बात करते हैं तो डाइट के अंदर कोई बहुत लंबा चौड़ा डाइट प्लान नहीं है कि आप सुबह ये खाएं। आपने अपनी ग़िज़ा में से टोटल 3 चीज़ें माइनस करनी है बस। वो 3 चीज़ें जो स्किप करनी है वो कौन सी हैं? वो 3 चीज़ें जो स्किप करनी है वो है, जिसको हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है GPS। G फॉर ग्रेन्स, P फॉर पोटैटोज़ और S फॉर शुगर्स। मतलब ग्रेन्स के अंदर रोटी, चावल, वो रोटी किसी भी चीज़ की है, चाहे वो बाजरे की है, जौ की, जवार की है, और इसके साथ चावल। ग्रेन्स का मतलब ये, अनाज बीच में से निकाल दिया, अनाज आपने निकाल दिया, तो बाकी बचेगा क्या? वो मैं बताऊंगा। वो इन्होंने खाया वो। अच्छा, आप माइनस करा दें, फिर हम आते हैं। माइनस ये करना है, इसके अलावा हज़ारों चीज़ें हैं जो अब आपको बताया। पी, पोटैटोज, आलू आपने माइनस कर देने, ये जो फ्राइज हैं, हर चीज़। इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं रहेगा। अशरफ साहब, कैसे फिर आप जब सेहत खराब हो जाए तो मज़ा फिर? और ये सारे सुनने वाले कैसे जी? एक तो आपने टाइम कम है हमारे पास, जरा अशरफ साहब बता दीजिए। दूसरा क्या खत्म करवाया आपने? पोटैटोज और S फॉर शुगर। ठीक है, शुगर, ठीक है। अब आप बताइए कि शामिल क्या करें? नो GPS, मतलब नो ग्रेन, नो पोटैटो, नो शुगर, ये 3 चीज़ें निकाल के बाकी अल्लाह की तमाम नेमतें। देखें, घोड़े के ना वो ब्लाइंडर लगे होते हैं ताकि वो सीधा देखे। पाकिस्तानी कौम को भी ना न्यूट्रिशनल ब्लाइंडर लगे हुए हैं। हमारे टेस्ट बड्स जो है ना, वो टेस्ट मांगते हैं। उन्होंने से रोटी चावल देखा, वो रोटी चावल जब वो ब्लाइंडर मैंने हटाए तो मुझे अल्लाह की इतनी नेमतें नजर आई जो मैंने जिंदगी में उनको। नाम लीजिए ना 8-10 का। मैंने पिछले 32 महीनों में जितने अंडे खाए हैं, मैंने 52 साल के उम्र। गर्मी हो जाएगी वो तो स्टमक आपका। गर्मी, मैं सामने बैठा हूँ, मैं गर्मी होती तो मैं भड़क ना रहा होता। अच्छा, अंडे प्रोटीन दे देंगे आपको। सुबह का मेरा नाश्ता, मैं पूरे नाश्ता, लंच और डिनर बताता हूँ। ठीक है, 3 अंडे, उसमें आप वेजिटेबल। 30 सेकंड्स हैं। अच्छा, मीट आप खाने पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, मीट आप जितना खाना चाहें, कोई पाबंदी, ना इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ना इससे कोई यूरिक एसिड बढ़ता है, वो किसी और चीज़ से बढ़ता है। इसके अलावा तमाम वेजिटेबल सिवाय आलू के, ठीक, आप जिस शेप में खाना चाहें, तमाम नट्स आप खा सकते हैं, जैसे जितने मर्जी खा लें। मैं अनलिमिटेड, मतलब चलें। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत मुबारक हो अशरफ साहब। डॉक्टर साहब, आपने भी, ये जो टीम जो एफर्ट कर रही है, आपने बुक भी लिखी है, उम्मीद करते हैं कि इस पर अमल करके लोग बगैर दवाओं के ज़्यादती से छुटकारा हासिल कर आप सकते हैं। भी कम कर सकते हैं ये 3 चीज़ें अगर आप माइनस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। और अगर आप दवाइयों के बजाय इस सद्देबाब की तरफ जाना चाहते हैं कि आपको कुछ भी ना करना पड़े और अपनी डाइट प्लान अच्छा करना पड़े सिर्फ, और मुश्किल नहीं है। अगर आप आपसे मुलाकात होगी, वक्त की कमी है, आप हमारे पास, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।